पहाड़ी दाजू हमारे जसपाल शर्मा जी। मैं पहले यशपाल शर्मा था। दुनिया आपको यशपाल कह रही थी, आप जसपाल हो गए। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया था, किसी ने टांग खींची थी। पहले उसमें मुझे नल का कैरेक्टर मिला, नल बना हुआ था मैं, पानी नहीं आता उसमें। मासूम चेहरा रहा है शुरुआत से, अभी भी है ही। 300 रुपये थे जेब में और 300 रुपये लेके दिल्ली आ गया। आनंद विहार में रात गुजारी। मतलब मुझे याद है तब की जो दिवाली थी, तो तब मैंने वो दिवाली खुले आसमान में देखी थी। 3-4 महीने नवाज भाई के साथ में, मैं और नवाज भाई एक ही रूम में रहते थे। उस वक्त मैं बुरा बेटा जो अपने माँ बाप को भूला भूला पड़ा है। जिस दिन से आप सीखना बंद कर देते हैं ना, उस दिन से उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। टनका छिद्दा और सफ़ेद हाथी सर, वो सब रियल कैरेक्टर हैं। हमने टीचरों के नाम रखे हुए थे। और वो जो स्कूल में छिपकली वाली जो कहानी थी, वो भी सच्ची कहानी है। फिर एक कहानी वो थी जिसमें नकली पापा बना के ले गए थे, वो भी रियल स्टोरी है। नकली पापा बना के ले गए, पकड़े गए, तो वो चाय वाला था। चाय वाले को भी तो कोई रिश्वत दी होगी। हाँ, चाय वाले को 100 रुपये दिए थे। अब लोगों का नज़रिया बदला है, मैं क्यों बदल जाऊँ। मैं आज भी अपने खरगोश के लिए धनिया लेने सब्जी मंडी में जाता हूँ, तो मैं वो हूँ जो मंडी हाउस से लक्ष्मी नगर आने में तब 2 रुपये लगते थे, तो मैं और मेरा दोस्त पैदल जाते थे, पैदल आते थे। चौराहों की बात हमें स्वीकार नहीं, अर्थ बदलते साथ हमें स्वीकार नहीं। अब हल्द्वानी तो फीलिंग है हमारी ना, क्या ही कहे। इमोशनल हो रहे हैं आप। जिसने गोला का पानी पिया है ना, उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता कोई। मैं सोचता हूँ जब जाऊँगा तो 2-3 दिन तो मैं साइकिल से घूमूंगा, मुंह में नकब मास्क लगा के। कि मेरी पहली फिल्म तलवार लगी थी, तो काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आए कि मतलब जो तूने सोचा था वो हो गया। हल्द्वानी के सिनेमा हॉल में जहाँ पिक्चर देखते थे, वहाँ तेरी पिक्चर लगी हुई है। ठो रत्ती रत्ती ब्याण धारी दा तुली पयाण, कसी कमरा घागेरी चल धुरा घस्यारी, कैसी आई रे रंगीली बहारा, रंगीलो पहाड़ा। उत्तराखंड का खाना क्या पसंद है आपको, ये बताओ। भटकी चुड़कानी, नेगी जी का है ना गाना, वो बहुत गाते हैं। भल्लगुदु भनुली तेरो मठ मठ हितण वे भल्लगुदु। गोलजू देवता अपने कुमाऊं की तो है ही। वो तो बिल्कुल है, जहाँ न्याय नहीं होता ना, तो न्याय का वही करते हैं फिर, और उत्तराखंड में तो वही करते हैं। नहीं यार, पावर है, बहुत तगड़ी पावर है। मैं दिल्ली आया था, तो उसके कुछ समय पहले मैं चितई भी गया था, और चितई में मैं अर्जी भी लिख के आया था। मैं थोड़ा इमोशनल हुई मामलों में। जेडी कोट से आगे एक जगह पड़ती बीरभट्टी, तो हम वहाँ गए थे एक बार ऐसे घूमते हुए। वहाँ रात को जो पुल है उस पर पत्थर बरसते हैं अपने आप। अपने आप। हमारी फिल्में और मैच्योर होनी चाहिए। पहाड़ में आपको 20 तरह की बाहुबली की कहानियाँ मिल जाएंगी। अगर हम पहाड़ में सिर्फ राजूला मालुसराय को ही एक बहुत सुंदर तरीके से बनाए ना, तो वो बहुत सुंदर कहानी है। मेरे को राइटर बनाने के पीछे एक कन खजूरे का हाथ है। तो मैंने कम से कम 150 कहानियाँ लिखी हैं। मुझे नहीं पता कन खजूरे का लाइफ स्पैन कितना होता है। हाँ। लेकिन वो ससुरा दिखता ही था मुझे। हाँ। अब वो कभी इधर दिख रहा, कभी उधर दिख रहा। जिस दिन नहीं दिख रहा, मैं उसे ढूंढ रहा होता था कहाँ गया। मेहनत कश की आंखों में हाय क्यों ये नमी है, किससे कहें जाए कहाँ हम आम आदमी है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका रायशुमारी में, और उत्तराखंड के सभी दर्शकों का स्वागत, तहे दिल से स्वागत। और आज आप लोगों के लिए बहुत खास गेस्ट, बहुत खास मेहमान जो है हमारे साथ है, पहाड़ी दाजू हमारे जसपाल शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज इनसे बहुत सारी बातें होनी हैं, और खट्टी मीठी बहुत सारी। और आपने तो इनको पहचान ही लिया होगा। हर एक वीडियो, अगर आप फेसबुक, यूट्यूब जो भी स्क्रॉल करते हैं, तो हर एक वीडियो इनका यहाँ पर दिखता है। और कितनी फिल्में, कितनी वेब सीरीज में नज़र आए हैं, और जो आजकल शॉर्ट जो वीडियोस दिख रही हैं नज़र बट्टू की, उसमें हर एक किरदार जिस तरह से और जिस खूबसूरती के साथ यहाँ पर जसपाल शर्मा जी ने निभाया है, वो अपने में काबिले तारीफ है। उनका हर एक कैरेक्टर दर्शकों के दिलों को छूता है। तो सर, अब क्या कहूँ आपके बारे में, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, आपने बहुत ज़्यादा कह दिया। नहीं, आपको बनता भी है। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दिल्ली एक बार फिर से आए हैं, ठंडी में दिल्ली की। हाँ, कैसा लग वापस रहा दिल्ली आ है। गया हूँ। तो अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये कंफ्यूज थी बहुत टाइम से कि जसपाल शर्मा, और मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात यूका में हुई थी दरअसल,
वैसे तो हम जानते ही थे इन्हें नज़र बट्टू में किस तरह से ये काम करते हैं, लेकिन मुझे तब पता चला कि दरअसल कि ये पहाड़ी हैं। तो सर ये जसपाल शर्मा से मैं सच में नहीं समझ पाई थी ये क्या है, कि मैं नहीं समझ पाई कि जसपाल शर्मा वो भी पहाड़ी। एक्चुअली क्या है कि मुझे भी पहले कई लोग कहते थे कि जसपाल नाम तो पहाड़ी होता नहीं है, हाँ। लेकिन बहुत सारे नाम जसपाल पहाड़ी होते हैं। तो मेरे नाम के साथ दूसरी कहानी है। मेरी कहानी ऐसी है कि मैं पहले यशपाल शर्मा था, तो यशपाल नाम रखा गया था। तो अब हुआ ये कि मैंने हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिए, तो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज हल्द्वानी से पढ़ा हूँ मैं। तो हाई स्कूल के जब एग्ज़ाम दिए मैंने, तो जब मेरी मार्कशीट आई तो उसमें यशपाल की जगह जसपाल लिखा हुआ था। तो शायद अच्छा। वो मार्कशीट किसी सरदार जी ने बनाई होगी। तो हाँ, उन्होंने सब अब वो वो बना मेरा दी, नाम जसप्रीत हर्षप्रीत हाँ, जसपाल। तो मेरा नाम जसपाल हो गया। अब बहुत पहले-पहले तो बड़ी परेशानी हुई कि रातों-रात आपका नाम चेंज हो गया, ऐसे कैसे हो हाँ। सकता है कि दुनिया आपको यशपाल कह रही थी, आप जसपाल हो गए। तो फिर मैंने बहुत चक्कर लगाए, बरेली में तब बोर्ड हुआ करता था, तो वहाँ बहुत चक्कर लगाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी दोस्तों के साथ, कभी बस से कि मेरा नाम बदल दो। तो करते-करते वो अब बदल जाएगा, तब बदल जाएगा, वो नाम नहीं बदला। और नाम नहीं बदला तो फिर उसके बाद एक दिन पापा ने मुझसे बोला, यार जसपाल भी तो अच्छा नाम है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने जसपाल नाम का क्या अर्थ होता है निकाला, तो पता लगा कि भगवान कृष्ण का नाम भी एक जसपाल कहा जाता है। हाँ, तो मैं जन्माष्टमी को ही पैदा हुआ था, तो मैंने कहा ये तो मतलब डेस्टिनी हो गई एक वाइब तरीके से, मैच यही हो गई था। दोनों चीज़ों की। अच्छा, कई बार हमने ऐसे देखा ना कि जो स्टार्स हैं वो भी ऐसे अपने नाम को चेंज करवाते हैं, स्पेलिंग चेंज करवाते हैं। कई बार आपका ही लकीली जसपाल हो गया, आपको लगता है कि ऐसा ही होना था शायद इस नाम के मेरे साथ? ख्याल से वो लोग न्यूमरोलॉजी वाले को पैसे दे के करवाते हैं, हाँ, मेरा ऊपर वाले ने खुद ही कर दिया। बिल्कुल। तो यही हाँ, हुआ होगा। तो अब अपने सफ़र की बात बताइए हमें, कैसे आपका ये सफ़र रहा? अब जहाँ अपने आप को देखते हैं, कैसा लगता है आज? अच्छा लगता है, मतलब ये है कि जो आपने जिद करी थी और लोगों ने पहले मजाक उड़ाया था, किसी ने टांग खींची थी, तो लेकिन आप अपनी जिद पे अड़े रहे, उसके लिए बहुत सारी क्या नाम कहते हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो लेकिन फिर भी करते करते अगर आज 4 लोग पहचानते हैं तो अच्छा लगता है कि आप सही थे। बिल्कुल, 4 नहीं, मैं तो बोलूँगी ये करोड़ों में इसकी संख्या है कि आपको हर कोई जानता है। ये जो आपकी शुरुआत थी एक्टिंग की करियर की, वो नुक्कड़ नाटक से शुरू हुई, हाँ और जी, एक हाँ जी, नुक्कड़ नाटक जो हर एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ना बहुत अहम किरदार निभाते हैं। बिल्कुल। आज कोई एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा जो नुक्कड़ नाटक के दौर से ना गुज़रा हो। ना गुजरा। तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से आपको बिल्डअप करते हैं? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब हल्द्वानी में था तो मेरे 3 दोस्त थे, जिसमें से एक का अभी पता नहीं है, एक अभी इस दुनिया में नहीं है और एक से मेरी बात अक्सर होती रहती है। तो वो थे हैप्पी, संजय और प्रमोद कार्की। तो 3 दोस्त थे जिनकी कहानियाँ आपने स्कूल डेज वाली जो वीडियोज़ होती हैं उसमें अक्सर उनका ज़िक्र होता है, तो वो मेरी स्कूल की कहानियाँ हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि यार हम एक जगह जाते हैं और वहाँ नुक्कड़ नाटक की रिहर्सल होती है और नुक्कड़ नाटक करेंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो गया तो पहले उसमें मुझे नल का कैरेक्टर मिला, नल बना हुआ था मैं, पानी नहीं आता उसमें। तो पानी नहीं मेरे आता। हाथ में उन्होंने एक लकड़ी में टोंटी फँसा के दे दी नल की और ऐसे करके बैठा दिया। तो वो करा, तो मैंने कहा यार ये तो इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं हुई, क्योंकि हाँ। उसमें तो पब्लिक को देखना ही नहीं था, बस नल बन जाना था। फिर दूसरे वाले में फिर तब शायद कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसमें उसमें एक कैरेक्टर किया था। तो फिर वो कैरेक्टर किया तो उसमें पब्लिक का आमना-सामना हुआ, तो उसमें थोड़ा घबराहट थी तो हुई, लेकिन अच्छा लगा। फिर धीरे-धीरे करते-करते करने लगा, तो जब करने लगा तो उसमें ये हुआ कि हैप्पी भी भाग गया, प्रमोद भी भाग गया और संजय भी भाग गया। वो तीनों निकल गए, जो मुझे लाए थे लाए थे। वो भाग गए और मैं फँस गया। तो अब उसके बाद पता लगा कि मतलब साहित्य में और भी बहुत बड़े-बड़े लेखक हैं जिनके नाटक होते हैं। नुक्कड़ नाटक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं रंगमंच में। नैनीताल से इतने सारे एनएसडियंस थे और उस वक़्त निर्मल पांडे जी, स्वर्गीय निर्मल पांडे, उनका भी काफ़ी चर्चा में नाम था। उनकी फ़िल्म आ रही थी। तो तब ये लगा कि ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं कर सकते। तो हम भी कर सकते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति और फ़िल्मों में दिखाई दे रहा है, तो यानी कि हम भी तो जा सकते हैं। फिर उस वक़्त हेमंत पांडे जी थे, उनके बारे में पता लगा। फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि मतलब फिर क्यूरियोसिटी हो जाती है कि कौन-कौन है उत्तराखंड से।
तो फिर वो क्यूरियोसिटी में पता लगा बहुत सारे लोग हैं। तो जब बहुत सारे लोग हैं मालूम पड़ा तो ना हम भी, हमारा नाम भी तो हो सकता है इस लिस्ट में। अच्छा, रामलीला में आप पार्टिसिपेट करते थे? रामलीला में मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टिसिपेट नहीं किया। बस इस तरह के पार्टिसिपेशन होते थे कि आप वो दिन की रामलीला होती थी, तो रामलीला ग्राउंड में पत्थर उठा के जो किनारे करेगा ताकि राम जी के पाँव में न चुभे, हाँ, तो वो पत्थर उठाने वालों को हनुमान जी की सेना में भर्ती कर लिया जाता था। हाँ। जो कामचोर होते थे वो रावण की सेना में जाते थे। है ना। ये तो और एक गुब्बारे वाली गदा दे दी जाती थी, तो उसी में ही खुशी हो जाती थी। तो हाँ। इस तरह का था। हाँ, गाने वाने खूब गाता था। जैसे जो अपनी लोकल रामलीला होती थी तो वहाँ साजन पिक्चर के गाने गा दिए, है ना। तो ऐसे वाले कौन हरकतें, से, एक बार थोड़ा सा? मतलब ऐसी वो सकते तो कुछ इतना आता भी नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ गा लेते थे कि वही, मतलब उस वक्त तो टूटी फूटी आवाज में मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार जो तुमसे करता है टाइप। फिर स्कूल में भी टीचर वगैरह भी मतलब मैं इस तरह का था कि थोड़ा सा मासूम चेहरा रहा है शुरुआत से, अभी भी है ही। जिसका जिसको मतलब जिसका फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। हाँ। तो स्कूल में भी जैसे कुछ कंपटीशन वगैरह या कुछ ऐसा होता था तो हमें ही खड़ा कर दिया जाता था। तो फिर पहाड़ी गाने सुनाते थे वहाँ पर। तो अंबर थिएटर ग्रुप के साथ मैंने पहला नाटक कोर्ट मार्शल किया था। तो कोर्ट मार्शल प्ले किया था, उनके लिए भी पहला नाटक ऐसा था जो वो किसी साहित्यकार का बड़ा नाटक वो कर रहे थे। तो वो कोर्ट मार्शल जब किया तो उसमें काफ़ी मेरे मतलब मेरे साथ तो ये रहा है कि मेरी ज़्यादा दोस्तियाँ काम से ही बनी हैं जो लंबी चली हैं। तो उसमें फिर अरविंद अग्रवाल जी ने कहा कि यार तुम संभालो चीज़ों को, तुम करो। तो फिर मैं उनका राइट हैंड हो गया। और मैंने उनके, फिर उन्होंने मुझसे, फिर घर वाले भी कहते थे यही करेगा तो काम क्या करेगा। हाँ। तो काम क्या करें वाले मामले में उन्होंने कहा कि तू मेरी दुकान में रहकर मैं तुझे ना सैलरी दे दूंगा, कि ऐसा दिखा दूंगा कि जैसे तू मेरी फर्नीचर की दुकान में काम करता है। तो 99 में जब हमने हल्द्वानी में नाट्य महोत्सव करवाया तो उसमें फिर हमने अल्मोड़ा से मनमोहन मन्नूदा की टीम आई थी, और इधर शैलनट श्रीनगर गढ़वाल से, और ऐसे करके अलग अलग जगह से नाटक आए। तो अब उसका फायदा ये हुआ कि ये पता लगा कि हमारे अंदर ही ये चीज नहीं है, हमारे राज्य में बहुत सारे लोग बहुत ऐसे सारे। हैं जो ये कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है और उनको देख के हमें अच्छा लग रहा है। हाँ। तो अब हुआ ये कि उसमें फिर आए अपने शैलनट से जो मेरी मुलाकात हुई तब, तो श्रीश डोभाल जी आए थे। तो श्री डोभाल जी वहाँ आए थे, पहली मुलाकात मेरी उनसे वहीं हुई थी। अभी देहरादून में भी जब मैं था तो वहाँ उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो वहाँ उसमें ये हुआ कि उसमें मुझे बेस्ट एक्टर मिला था। तो वो भी एक कहा जाए तो आपको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत पुश होता है कि आपको बेस्ट एक्टर मिलता है, तो एक मोटिवेशन हाँ मिलता है जी। उससे पूरा। तो फिर वहाँ जो जज आए, जो जजमेंट करने के लिए जिनको बुलाया गया था, तो उसमें ये था कि इदरीस मलिक हमारे मतलब वो नैनीताल से हैं, उन्होंने वो युगमंच से, तो और एनएसडी पास आउट, तो इरफान साहब के बैचमेट हैं, तो वो भी वहाँ आए थे। तो उनसे मेरी वहाँ मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो बॉम्बे से तब नैनीताल वापस आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक थिएटर ग्रुप शुरू कर रहा हूँ और तुम आके मेरे साथ ज्वाइन करो। तो उन्होंने मंच शुरू किया। तो जब उन्होंने मंच शुरू किया तो फिर मैं मंच के साथ नाटक करने लगा। तब मैं नैनीताल दोबारा चला गया। फिर मैं नैनीताल में उन्हीं का एक वो था घर, तो उसमें उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी और मैं उनका मंच का सारा पेपर वर्क और ये सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करने लगा। और मुझे अपना एक वो मिल गया कि हाँ चलो एक ट्रेंड बंदे के साथ मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ काम करना। तो वहाँ मैंने फिर मॉलियर के कुछ नाटक किए और 3-4 नाटक वहाँ किए। फिर वहाँ नाटक करते करते मैं फिर ये हुआ कि अब आगे क्या करें। तो उस वक्त तो ऐसा था नहीं कि आज तो डिजिटल मीडिया है, आप जहाँ बैठे हैं अपने मोबाइल से ही कंटेंट बना के आप प्रसिद्ध हो सकते हैं। तब ऐसा था नहीं। तब तो ये था कि आप या तो दिल्ली कूच करिए और बॉम्बे जाएंगे तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। तो और घर में ये था कि घर वाले ना तो नहीं कहते थे, लेकिन ऐसा था कि हाँ कहने के लिए भी उनके पास बहुत बड़ा कारण हाँ, नहीं नहीं, था। मैं इसी चीज पे आ रही थी हाँ। क्योंकि एक पहाड़ी परिवेश की जो परिवार है, हालांकि आपके पापा फौज में थे, तो मतलब ये फौजी पापा ही कभी नहीं चाहेंगे उस टाइम की, जो आप 1999 वाला बता रहे हो, कि
एक कुछ नुक्कड़ नाटक करे, लड़का नाटक में जाए, वो हमारे टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता था उस टाइम पे। तो मतलब वो कितना इजी आपके लिए था, फैमिली में कितना सपोर्ट था, और आई थिंक शायद आप सबसे छोटे हैं हाँ। भाई बहनों में ना, तो वो कैसे मैनेज हो पाता था, वो क्या उस टाइम पे क्या माहौल घर का होता था? एक्चुअली क्या है कि उस वक्त ये था कि 5 भाई बहन थे हम हैं। तो अब ये था कि आप समझ सकते हो कि बहुत ऐसा तो नहीं था कि बहुत ही अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास ही थे। तो मिडिल क्लास का एक चीज़ ये होती है कि वो भले ही मतलब कितना ही अपने बच्चों से कहें कि ये नहीं करो वो नहीं करो, लेकिन अंदर से ना वो अच्छे लोग होते हैं, माँ बाप सभी के। वो उनका बस ये होता है कि उनका बच्चा जो है कल की डेट में परेशान ना हो या दुखी ना हो या फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा कड़क शब्दों में कहते हैं कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। लेकिन उसके पीछे उनका मंतव्य जो होता है ना, वो ये नहीं होता कि वो अपने बच्चे के सपने मारना चाहते हैं। तो ऐसा ही था। तो मैंने थोड़ा उसमें चालाकी ये दिखाई कि मैं अपने पापा को अपनी नाटक की किताबें पढ़ने के लिए देता था। मैं कहीं पढ़ूं। अब आपके पापा को भी फिल्मों का शौक था काफी, है ना? पापा का हाँ। ऐसा था कि पापा देवानंद के बहुत अच्छे बड़े फैन थे, और देवानंद की कुछ फिल्में, देवानंद साहब की कुछ फिल्में जो उत्तराखंड में शूट हुई थी, तो उस दौरान में पापा को उनके साथ रख दिया जाता था कि गाइड के तौर पे, जब वो रानीखेत वगैरह में शूट करते थे। तो देवानंद साहब की असली तस्वीरें जो हैं मेरे घर में थी, तो हम बड़ा चौड़े होते थे इस बात पे कि हमारे पास देवानंद की असली फोटो है। फिर मेरा जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई का ये था कि बड़े भाई को फिल्में देखने का बहुत शौक था। तो अब क्या होता था, बड़ा भाई क्या करता था, मेरे वो फिल्मों के पोस्टर ना जो अखबार में आते थे पहले, Clippings आते थे, हाँ। बड़े बड़े आते थे। हाँ। तो वो ना वो इकट्ठे करता था। अब उसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी यह है कि हमारा जो घर था उसमें ना ऊपर वाला, मतलब वो ऊपर से मिट्टी झड़ती थी छत से। अच्छा। तो मेरे भाई ने क्या किया कि अपन जो हमारा मेरा भाई और मैं जिस कमरे में सोते थे, तो मेरे भाई ने क्या किया, जितने पोस्टर थे ना वो सारे के सारे चिपका दिए ऐसे ऊपर, मिट्टी ताकि भी नहीं मिट्टी चढ़ेगी और दिखता भी दिखता रहेगा। रहे। अब मेरा क्या था कि मेरे साथ वो साइकोलॉजिकली क्या होता था कि जब अकेला उस बेड पे सोता था, चारपाई कहूंगा उसे, तो अब मैं सोता था तो ऊपर वो पोस्टर दिखाई देते थे। अब वो पोस्टर साइकोलॉजिकली ऐसे इफेक्ट करते थे कि यार हम भी आएंगे कभी ऐसे पोस्टर में। या फिर राइटर ने भी वहीं जन्म ले लिया था कि पिक्चर देखी नहीं होती थी, उसकी कहानी बना देता था। हाँ। और स्कूल में सुना भी देता था नकली कहानी। फिर उसके बाद पता लगता था कि वो दोस्त आता था, कहता था मैंने तो पिक्चर देखी, ये तो कहानी नहीं थी। तो मैंने कई फिल्मों की ना नई कहानियां बनाई हैं, है ना। ये कौन सी एज थी आपकी? मैं एट्थ नाइन्थ में पढ़ता था। वाह, उस टाइम पे। हाँ, तो एट्थ नाइन्थ में पढ़ते थे। फिर उस वक्त ये भी था कि डिश टीवी और ये सब शुरू हुआ था, हाँ। केबल टीवी। तो एक और बढ़िया घटना है, उसमें क्या होता था कि स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो स्कूल से वापस आते वक्त पता लगा डिश टीवी में पिक्चर चल रही है, दीदार, अक्षय कुमार की। अब वहाँ खड़े हो गए, देखने लग गए, और देखते देखते पता लगा 1 घंटे से खड़े हुए पिक्चर ही देख रहे हैं, है ना। वहाँ घर में ढूंढ हो गई कि कहाँ चला गया कहाँ चला गया। ढूंढते आए, पीछे सर पे पड़ा, यहाँ खड़ा हुआ है ना। जैसे जैसे लोग क्रिकेट मैच देखने के लिए खड़े हो जाते थे, उस वक्त ये होता था कि पिक्चर देखने के लिए खड़े हो जाते थे। तो केबल टीवी पापा घर में लगाते नहीं थे, कहते थे केबल नहीं लगेगा। तो अब केबल टीवी के लिए वही फिर वो सब जुगाड़ कर रहे हैं कि वो पिन में तार लगा करके केबल टीवी में घुसेड़ो तो वो आ जाता है, ये सब खूब करा। तो लेकिन वही था कि मेरे ख्याल से उसके पीछे सारी तैयारी यही थी कि आपको एक्टिंग में जाना है, आपको लेखन करना है, तो वो सारी तैयारी उसी चीज की थी। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी घटनाएं मिलकर ही एक बड़ी घटना बनती है। बिल्कुल। तो वो बड़ी घटना यही थी कि मुझे इस लाइन में आना था। वो ये ना कहते हैं कि इशारा आपको पूरा यूनिवर्स दे रहा है जी, कि जी। आपको क्या करना है, कि आपने बस जस्ट उसको पिक किया, उसको लिया, तो आप देन बिल्कुल। कहाँ हैं आप, ये है। तो फिर यही था कि 99 में के बाद, जब 99 नवंबर के समथिंग की बात है, तो नवंबर दिसंबर के समथिंग में फिर ये हुआ कि दिल्ली आ गया। तो फिर ये हुआ कि मतलब ये लगा कि और कुछ अच्छा करें और कुछ ज्यादा करें। तो फिर दिल्ली आया तो दिल्ली आया बड़े उससे कि जेब में 300 ही रुपए थे। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ दिल्ली में रेपेट्री होती हैं और तू अच्छा एक्टर है, तो रेपेट्री में जाके तू अगर इंटरव्यू देगा, तो अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो तेरे को 6,600 रुपये मिलेंगे।
6,000? 600 रुपए तनख्वाह अच्छा। होती थी उस वक्त अच्छा, रेपेट्री की। वाह! तो मैंने रेपेट्री का भरा था, श्री राम हुँ, सेंटर रेपेट्री का मैंने भरा था। हुँ, तो उसमें भरा तो वहां से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है ऐसे वाला। हुँ, तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। तो लेकिन अब मैंने कहा मैंने तो भर दिया, और मैंने बहुत सारे लोगों को बता भी दिया कि मेरा हाँ, मैंने भरा है। सब हाँ, पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। हाँ, फिर मुझे किसी ने बताया कि एक साहित्य कला परिषद की भी रेपेट्री होती है, वहां भी जाओगे तो वहां भी 3-4 हज़ार रुपये महीना मिल जाएगा तुम्हें। हुँ, तो वो बी ग्रेड और सी ग्रेड एक्टर भी रखते हुँ, हैं, ग्रेड होती है एक्टर की। हुँ, और परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा ग्रेड बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा अब क्या कॉल लेटर का वेट करूँ, चला ही जाता हूँ। तो मैं 300 रुपये थे जेब में और 300 रुपये लेके दिल्ली आ गया। और दिल्ली आया, दिल्ली में थोड़ा मंडी हाउस वगैरह में घूमा, तो यहाँ घूमा तो यहाँ बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार यहाँ तो सब अपने जैसा सोचने वाले हाँ, लोग हैं। हाँ, तो फिर फिर कुछ समय कठिन गुजरा उसमें, मतलब आनंद विहार में रात गुजारी। बस और स्टेशन पे, हाँ, हाँ, मंडी हाउस में बैठे बैठे पूरा रात गुजार दी। तो ऐसा वाला टाइम भी आया। मतलब मुझे याद है तब की जो दिवाली थी, तो तब मैंने वो दिवाली खुले आसमान में देखी थी। तो लेकिन ये था कि कुछ तो होगा लाइफ में, अगर चले हैं तो निकले हैं तो कहीं तो पहुंचेंगे ही। तो फिर उसके बाद यहाँ एक नुक्कड़ नाटक यहाँ भी होते थे। नुक्कड़ नाटक में स्पेशलाइजेशन थी, हुँ, आवाज ऊंची थी, गा लेते थे। हुँ। मतलब नुक्कड़ नाटक के गाने खूब गाए थे। अच्छा, एक नुक्कड़ नाटक का गाना मैं इसमें पॉज़ करी, वो जो स्टार्टिंग में चलता है ना, आओ आओ नाटक देखो, हाँ, क्या? एक्चुअली वो आओ आओ नाटक देखो की अगर बात कहूँ तो उसके बहुत सारे स्टेंजे जो है ना, हुँ, वो आओ आओ नाटक देखो जो था, जब मैं दिल्ली में आया तो वो गाना चलता था। तो गाना विजय शुक्ला जी ने वो किया था। फिर हमने हाँ, उसमें ना कुछ कुछ स्टेंजे जोड़ दिए थे हमने। हाँ, तो फिर अब वही गाना अभी तक चलता है। हाँ, नहीं मैंने भी अभी कुछ हाँ, थिएटर करा है, मतलब हाँ, मैंने भी नुक्कड़ नाटक करा, तो मैं भी हाँ, वो गाना एक ऐसा गाना है, मतलब आपको नाटक से पहले ही ना हाँ, एकदम भर देता भर है वो, देता है। तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ नाटक, कुछ मेरे लिखे हुए गाने आज भी हाँ, यहाँ नाटकों में मतलब चलते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब एक छोटा-सा। वो तो उसका वो वाला जो था, तो उसका जब था तो अ, जैसे हम एक गाना एक था, एक मैंने लिखा था एक बहुत। डफली होती तो और अच्छा होता, मज़ा आ जाता पूरा। मतलब फिर ये हाँ, हो गया था ना कि जब यहाँ क्या होता था, जब नुक्कड़ नाटक होते थे तो चार मतलब 7-8 टीमें थी। हाँ, और उस वक्त मेरिट के हिसाब से होता था कि एक डेमोन्स्ट्रेशन होता था कि हुँ, सारी टीमें आकर के डेमोन्स्ट्रेशन देंगी। जिसकी टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी हुँ, उसको शोज मिलेंगे, और नंबर ऑफ शोज उसके ज़्यादा होंगे। हुँ, तो जब मैं यहाँ आया तो फिर हमारे एक सीनियर है रोहित त्रिपाठी, तो उनसे संपर्क में आया। तो अभी सुनाऊंगा, पहले ये कहानी बता हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उनसे संपर्क में आया तो उनसे मुझे एक हमारे जानने वाले हैं अनूप भाई, तो उन्होंने मिलवाया। कहा कि यार तू जब तक तू और कुछ नहीं करता है तो ये कर ले, नुक्कड़ नाटकों में पैसे मिल जाया करेंगे तुझे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनके साथ हो गया। तो फिर हमने हिंदी दिवस पे पहले एक नाटक किया था। तो वो नाटक पहला नाटक था और वो आधे में ही बंद हो गया था। मतलब वो नाटक का पूरा शो ही नहीं हुआ। मतलब अच्छा, बीच में कोई कवि आ गए तो उन्होंने कहा हुँ, "न, बंद करो अब ये शुरू होगा", है ना। अच्छा, लेकिन वो नाटक में जितना मेरा सीन था, उस नाटक से, उस सीन से मेरे 4-5 दोस्त बन गए। हुँ, और 4-5 दोस्त जो बने उसमें ये हुआ कि लोगों ने कहा यार ये ठीक करता है ये। मतलब हुँ, उस वक्त ये था ना कि उस वक्त ये था दिल्ली में कि ये एक्सप्रेशन देता है। हाँ, मतलब ये डायलॉग तो बोल लेता है, एक्सप्रेशन भी एक्सप्रेशन देता देता है। है, तो ये हाँ, अच्छा एक्टर होने की हाँ, परिभाषा थी उस वक्त। हाँ, तो अब उनके वहाँ रोहित भाई से मेरा बढ़िया हो गया, मतलब उनके साथ अच्छा कनेक्शन बन गया। हुँ, तो उन्होंने फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे शोज होते हैं स्ट्रीट प्ले, और हम उसके पैसे देते हैं, और अगर तुम चाहो तो वो कर सकते हो हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है। हुँ, तो रोड सेफ्टी के शोज थे। तो रोड सेफ्टी का डेमोन्स्ट्रेशन होना था। हुँ, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो उस डेमोन्स्ट्रेशन में जो लोग देख रहे थे उन्होंने स्पेशली मुझे और रोहित भाई को अंदर बुला करके बकायदा अलग से तारीफ करी, मेरा हाथ वाथ देखा, है ना, चाय वाय पिलाई। तो वहाँ उस वक्त ये हुआ कि हाँ भाई एक एक्टर कोई और भी आया है हाँ, जिसको जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। फिर ये हुआ, फिर उस वक्त यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ था। हुँ, तो यमुना एक्शन प्लान दिल्ली में जापान सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना सफाई के लिए अनुदान दिया था। हुँ, तो वो 1 साल का पूरा नुक्कड़ नाटकों का था। तो वो हुँ, एक बड़ा वो रहा। तो उसमें ये रहा कि फिर रोहित भाई ने ही मुझसे कहा कि यार मेरा एक रूम खाली है,
तुम यहाँ रह लो, अभी हम कुछ दिनों बाद एक नाटक शुरू करने वाले हैं, तो वो नाटक जब हम करेंगे तो उसके लिए दिल्ली मुंबई से एक बंदा मेरा दोस्त है, वो एक्टर आएगा, तो कथा एक कंस की करना था। तो तब तक फिर मैं उनके ही वहाँ रहने लगा। तो उसमें फिर ये हुआ कि बस 2-3 महीने बाद एक शख्स आए, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। वाह। तो फिर वो उन्होंने कंस का रोल किया था, मैंने उस नाटक में मतलब सभी कुछ किया था जो जो कर सकता हूँ। ये कौन से ईयर की बात ये है? 2000 की बात है। अच्छा। तो 2000 में हमने कथा एक कंस की किया था। तब फिर 3-4 महीने नवाज भाई के साथ में मैं और नवाज भाई एक ही रूम में रहते थे। तब उनसे संपर्क हुआ था, उनसे बातचीत हुई थी। तो उन्होंने भी वो भी बहुत वो करते थे कि तू बॉम्बे आ जाना, तू बॉम्बे जरूर आना। ये तो तब तक आई थिंक ये उनका भी पीक टाइम नहीं था। नहीं 2000 उनका उसके बाद ही हुआ था। उन्होंने कुछ काम किए थे, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस वगैरह ये सब काम हाँ किए हाँ थे, उसमें लेकिन करेक्ट, अभी हाँ। उस वक्त वो नहीं था। लेकिन हाँ, वो हाँ। उनका एक्टिंग का जो जुनून था, जो उनका स्टाइल ऑफ एक्टिंग था, जब कथाई कंस की हुआ तो मेरे सामने कितने लोगों ने आके उनके कहा कि यार तुमने बहुत अच्छा किया। तो वही है कि पता लग ही जाता है। तो वो दूसरा फिर वो कुछ समझदारी दिखती है आपके परफॉर्मेंस में। कुछ लोग जुनून से करते हैं। मोस्टली थिएटर में आप देखेंगे तो लोग कहते हैं पहला शो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें जुनून बहुत होता है। हाँ। दूसरा शो लोगों को थोड़ा वो लगता है, डाउन तीसरा चौथा शो आने तक उसमें एक्चुअली लाइफ उसमें तभी आती है जब आप 4-5 शो कर चुके होते हैं। बिल्कुल। हाँ, पहला शो तो फोर्स में हो जाता है, जुनून में हो जाता है। तो उनका पहला शो ही बड़ा ऐसा बिल्कुल लाइफ से वो था, पूरी उसमें जिंदगी थी। तो ये तो मतलब ये कहिए कि मुझे नहीं लगता कि आप किसी से डायरेक्ट कुछ सीखते हैं, आप धीरे धीरे सीखते हैं। और वो सिर्फ काम ही नहीं होता, वो शायद बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप कैसी चीजों के साथ कैसे डील करते हैं, तो वो वाली चीजें हैं। तो फिर करते करते स्ट्रीट प्ले जो है जीवन का अच्छा हिस्सा बन गया। उससे ठीक ठाक पैसे भी आने लगे, किराया देने के पैसे आ जाते थे, खर्चे भी निकल जाते थे। फिर ऐसे करते करते कुछ कुछ दूरदर्शन के प्रोजेक्ट आ जाते थे बीच बीच में। फिर ये था, लिखता था तो फिर स्ट्रीट प्ले लिखता भी था। हाँ। तो अब वो बाकी लोग जब स्ट्रीट प्ले करते थे तो वो कहते थे यार हमारा भी लिख दे, तो 2-3 हजार रुपए लिखने के भी मिल जाते थे। मतलब अच्छा खासा गुजारा उस टाइम पे होने लग गया। हाँ, मतलब मैं अगर कहूँ तो सन 2001 में मैं 20-25 हजार रुपये महीने कमा लेता था। वाह। तो ये था। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? फिर घर वालों को लगा कि हाँ चलो कमा तो रही है। हाँ। घर वालों का वही जो मैं कह रहा था कि घर वाले बुरा नहीं सोचते किसी अपने बच्चे का, वो ये चाहते हैं कि उसकी लाइफ सिक्योर रहे। तो जब घर वालों को लगा हाँ ठीक ठाक, मतलब ये हमसे मांग भी नहीं रहा है और ऐसी परेशानी में भी नहीं रह रहा है, तो यानी कुछ तो कर ही रहा होगा। तो बस उसमें ये एक चीज रहती है कि आप मतलब जो मुझे अब लगता है कि आपका जो 19-20-25 वाला समय होता है शायद, जो आपको आपके घर वालों के साथ होना चाहिए, वो मैं नहीं था। तो अब वो नियति ने वो लिखा था उस वक्त, मैं बुरा बेटा और रिश्तेदारों की नजर में गैर जिम्मेदार लड़का जो अपने माँ बाप को भूला पड़ा है, ये सब तमगे लगते हैं। ये एक टाइम के लिए होता है ना, फिर जब आपका पीक टाइम होता है तो वो चीजें कुछ दिखती नहीं। वही चीज है कि देखिए जो चीजें नियति में लिखी है ना वो होंगी, जरूर होंगी, और वो उसे रोका नहीं जा सकता। वो किसी और तरह से होंगी, ऐसे नहीं होंगी तो किसी और तरह से होंगी। तो अब फिर चलने लगी जीवन की गाड़ी, और फिर कुछ कुछ स्क्रीन वर्क करता रहा, चीजें होती रही। फिर शादी हो गई। फिर शादी हुई तो बच्चे हो गए। बच्चे हुए तो फिर मतलब ये कह लीजिए कि शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। तो जब मैं और मेरी वाइफ जब खुद बच्चे दिखते थे, तब हम गोद में बच्चा लेकर के जब किसी मकान मालिक के वहाँ कहते थे कमरा किराए में चाहिए, तो कहते थे घर से भाग के आए हो क्या? किस एज में आपकी शादी हुई थी? 21 साल। अरेंज है? अरेंज या लव? लव प्लस अरेंज थी। ओके। हाँ, तो फिर ये हुआ कि मतलब 21 से थोड़ा 21 हो गया था पूरा, 22वां शुरू हो गया था। मतलब आपने गवर्नमेंट की बात मानी, 21 के बाद ही विवाह हाँ। तो फिर ये है कि मतलब ये था ना कि घर वालों को ये भी रहता है ना कि अब कहीं ऐसे वैसे चक्करों में ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो फिर घर वालों को भी एक संतुष्टि हो जाती है कि चलो अब शादी हो गई है, सेटल हो गया, अब ये कहीं बिगड़ेगा नहीं, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद घर वालों की दूसरी शर्त ये होती है कि बच्चा वो ये तो मतलब हमारे भारतीय समाज में ना ये एक ट्रैप है कि पहले कहते हैं शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, फिर लड़का कहता है चलो शादी कर लेते हैं, फिर उसके 1 साल बाद ही पीछे पड़ जाते हैं बच्चा करो, बच्चा करो। तो ये ट्रैप है एक। तो वैसे आपकी अभी भी एज पता नहीं चल रही, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे सब कहते थे कि घर से भाग के तो नहीं आए हो, अभी भी आप एकदम यंग ही लग रहे हो मुझे। मैं पूछूंगी नहीं आपकी एज। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि
जिस दिन से आप सीखना बंद कर देते हैं ना, उस दिन से उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। वाह, क्या बात की है। तो मैंने ये वो किया है कि मैं आजीवन विद्यार्थी रहूंगा। तो ये है कि जब आपने सीखना बंद कर दिया ना, तो आपके साथ सारी चीजें, आपका सीखना बंद करने से आपके काम में फर्क आ जाएगा, आपके व्यवहार में फर्क आ जाएगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे जसपाल बोले या जसपाल सर बोले या जसपाल दादा बोले, है ना, या जसपाल जी बोले। मैं कभी किसी से ये उम्मीद नहीं करता कि कोई मुझे सामने से आके बोले जसपाल सर आप कैसे हो। अगर वो जसपाल भी बोलेगा तो चलेगा। तो बचपन में भी यही था। मतलब बचपन में क्या, मतलब जब मैं थिएटर करने लगा तब भी यही था कि मेरे घर में एक 15 साल का लड़का आता था, कहता था सोनू है घर पे। और एक आता था 50 साल का आदमी, वो कहता सोनू भाई है क्या घर पे। हाँ। तो मेरी दोस्तियां भी ऐसी थी। हाँ। तो यही है कि आप ना ज्यादा जब एक्सपेक्ट करने, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हो कि मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, और वो नहीं मिलता, तो फिर वो आपके व्यवहार में आता है कि नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन आती है, वो आती है। तो मैंने कभी ना इस चीज को समझा ही नहीं। मैंने वो सबसे बुरे दिन में भी आसमान को देख के यही कहा कि ये भी दिखाना था, और सबसे अच्छे दिन में भी यही कहा आसमान को देख के कि ये भी दिखाना था। तो आप, मेन चीज ये है कि आप यात्री हो, आपके पाँव में कांटा भी चुभेगा और आपको रास्ते में गुलाब के फूल लगे हुए मिलेंगे। बस आपको तय करना है कि आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। बिल्कुल। तो ये है। तो बाकी आपने रंगमंच के गानों की बात कही, तो जब हम शुरुआत में करते थे तो तब तो हम वहाँ जब हल्द्वानी में करते थे तब था एक कि चौराहों की बात हमें स्वीकार नहीं, अर्थ बदलते साथ हमें स्वीकार नहीं, हमने चढ़कर देखा अंबर की छत पर, गहरे गहरे घाट हमें स्वीकार नहीं, हो चौराहों की बात हमें स्वीकार नहीं। तो एक तो ये था। और जो मैंने कुछ यहाँ लिखे थे, जैसे यहाँ दिल्ली में जब आए थे तो एक आम आदमी के ऊपर गाना लिखा था कि सब पाने की चाहत में हर चीज की कमी है, सब पाने की चाहत में हर चीज की कमी है, किससे कहें जाए कहाँ हम आम आदमी हैं। भूख है खाना नहीं, घर है अमीरों के लिए, लूट मची है यहाँ, कोई जिए तो कैसे जिए, मेहनत कश की आंखों में हाय क्यों ये नमी है, किससे कहें जाए कहाँ हम आम आदमी है। तो ऐसे ये मैंने लिखा था। नहीं, बहुत मतलब कलम भी आपकी पूरी धार वाली है, मतलब कोशिश करते हैं। एक्टिंग में एक्सप्रेशन नहीं, एक्टिंग नहीं, मतलब कलम भी जो है एकदम धार वाली है, एकदम दिल को लगती है। एक्चुअली क्या है, मैंने जो लिखा है वो मैंने जिया भी है। तो मैं अक्सर कहानियों में ये करता हूँ कि या तो वो मेरी कहानी मेरे साथ हुआ होता है, या किसी के साथ हुआ होता है, मुझे पता होता है, एहसास हो। हाँ, या मेरे सामने हुआ होता है। तो मैंने अपनी कहानी को 3 ही पार्टों में रखा है कि या तो वो मेरे साथ हुई होती है, या किसी के साथ हुई होती है, या मेरे सामने हुई होती यानी है। कि आप कल्पना में कभी नहीं रहे। कल्पना में ये होता है कि उस, मतलब बेस उसका ओरिजिनल होता है, हाँ। फिर उसमें कल्पना लगती है। उसमें फिर उसको कैसे उसकी आप स्क्रीन प्ले कैसे बनाएंगे, उसको कैसे उसका फिल्मांकन करेंगे, उस चीज पर कल्पना है। और मोस्टली यही है। मतलब क्रिएट कुछ नहीं हो रहा, सब रिक्रिएट हो रहा है। बिल्कुल। अगर आप अपना दुख किसी को सुनाए ना, ये आम चीज है, मतलब हाँ। बिल्कुल आम चीज है। हाँ। अभी आप अपना कोई अननोन सा कुछ जो शायद आपको लगता हो आप ही के साथ हुआ है, आप किसी से शेयर करिए, यार पता है मेरे साथ ऐसा हो गया था, तो कहते पता है हमारे फलाने के साथ भी ऐसा हुआ था। हाँ। ये हमारे समाज की कॉमन चीज है। हाँ। इसका मतलब क्रिएट कुछ नहीं हो रहा है, सब रिक्रिएट हो रहा है। रिक्रिएट हो रहा है, बिल्कुल। जी इधर उधर चीजें हो जाती है 19-20, लेकिन हाँ, होता वही है। होता वही है। हल्द्वानी पे हम आते हैं। हल्द्वानी शहर के बारे में आप थोड़ा बताइए, इतना समय आपने वहां पर बिताया है, क्या उससे जुड़ी हुई यादें, क्या बेहतर लगता है, और आज अब कभी हल्द्वानी जाते हो तो कितना बदला हुआ? हल्द्वानी तो अब काफी बदल गया, हालांकि मैं बहुत समय से गया नहीं हूँ। तो मुझे बहुत, मतलब शिकायतें भी करते हैं सभी लोग कि आता नहीं है। तो ये है कि हल्द्वानी, मतलब हल्द्वानी तो फीलिंग है हमारी ना, तो क्या ही कहे। इमोशनल हो रहे हैं आप। हाँ, तो दिल है हल्द्वानी में तो। अरे हल्द्वानी का ऐसा है ना कि एक तो सबसे बड़ी बात, आप जहाँ पैदा हुए, फिर जहाँ आपने अपना बचपन देखा है, और फिर उस शहर को बदलते हुए देखा है, तो हल्द्वानी का तो शब्द ही नहीं है।
तो जाऊंगा तो बताऊंगा। मतलब जी आया आपने हल्द्वानी को और आज उसी के चलते हाँ। कुछ तो बताइए, कुछ हल्द्वानी के लोग रह रहे हैं उन तक शायद ये मैसेज पहुंच पाए। क्या बताऊं, मतलब ये है कि हल्द्वानी में ये है कि सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ, जिसने गोला का पानी पिया है ना, उसको बेवकूफ नहीं बना सकता कोई। हम ये कहते थे कि हमने गोला का पानी पिया है। हम्म। तो ये मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे तो दिमाग में सारे हल्द्वानी है। मैं सोचता हूँ जब जाऊंगा तो 2-3 दिन तो मैं साइकिल से घूमूंगा, मुंह में नकब मास्क लगा के, कि जितनी जगह थी जहाँ जहाँ जाता था मैं, तो वो सब जगह जाऊंगा। और अपने उसी दोस्त को लेके जाऊंगा, 2 दोस्त, तो एक दोस्त तो है नहीं अब। तो अच्छा। बाकी दूसरा दोस्त जो है वो कहता है आने के लिए प्रमोद कार की। तो जब जाऊंगा तो सारी जगह जाऊंगा। मतलब हल्द्वानी में यह है कि आप देखेंगे तो मेरी कहानी जो है, जो स्कूल डेज वाली कहानी में बना लिखता हूँ, तो उसमें आप देखेंगे तो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का काफ़ी जिक्र आता है उस पर। तो उसमें ये था कि हम अ, कैसे पिक्चर देखने जाते थे दोस्त यार, स्कूल गोल करके। और इंदिरा नगर में एक सिनेमा, वो वीडियो हॉल चलता था, तो जब ज़्यादा पैसे नहीं थे तो वहाँ जाते थे। वहीं से धीरे धीरे अंदर में आया कि नहीं, एक दिन इसी में हमें भी आना है। फिर जब मेरी पहली फिल्म तलवार लगी थी, तो काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आए कि मतलब जो तूने सोचा था वो हो गया। हल्द्वानी के सिनेमा हॉल में जहाँ पिक्चर देखते थे वहाँ तेरी पिक्चर लगी हुई है। आपके तो ये जो मेरे लिए साथी हैं, थोड़ा सा आपके ज़्यादा जो इमोशनल दोस्त मामला है। हैं हल्द्वानी आप का थोड़ा मामला इमोशनल रहता है मेरे हाँ, लिए। आपके जो साथी हैं, आपके दोस्त हैं, मतलब वो हैं ट्रू, है ना? हाँ, मतलब अब तो एक ही दोस्त है जिससे ज्यादा बात होती है, बाकी हम्म। दोस्त तो कुछ कुछ खो गए हैं। एक दोस्त गुजर गया था, हैप्पी। हम्म। तो वो बहुत प्यारा दोस्त था मेरा। तो हम्म। उसी की मतलब ध्यान में आती चीजें तो अच्छा लगता। हम्म। तो वो गुजर गया था, तो फिर एक संजय है, वो उसका पता नहीं लगता कहाँ है वो। तो थोड़ा ये सा है। ब्रेक ले लें। नहीं नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ। पानी। नहीं नहीं, पानी तो अभी नहीं। तो सर आप हल्द्वानी में पढ़े, एमबीपीजी कॉलेज में, हम्म। उस कॉलेज के बारे में बताइए, बहुत हमेशा से चर्चा में रहता है। आपके समय में कैसे था वो कॉलेज और आज कैसा लगता है आपको? अभी तो रिसेंट में तो अभी मैंने सच बताऊं तो मैं गया नहीं, तो मैंने देखा नहीं। हाँ। लेकिन हमारे समय में मतलब वही था, माहौल था पूरा। मतलब पूरा माहौल आज भी है उसका। आज भी है, तब भी माहौल था। तब तो हल्द्वानी अपना मतलब अलग ही श्रेणी में गिना जाता था, कि अगर आप पहाड़ को चले जाओ और कह दो मैं हल्द्वानी से हूँ, तो हाँ। आपका अलग ही रुतबा होता था। तो हमारे समय में तब ललित जोशी, राम सिंह कैड़ा और ये सब होते थे, अध्यक्ष हाँ। वगैरह। तो हाँ। ये मेरे समय में वो लोग थे। तो अच्छा टाइम था, वो भी बहुत बढ़िया टाइम था। साइकिल में हर कोई घूमता था, मतलब अच्छे से किसी भी सिटी को, किसी भी शहर को एक्सप्लोर करना है तो साइकिल। हाँ। और अब आप भी साइकिल में हल्द्वानी घूमने निकलने वाले हाँ, हैं। मैं यही सोचता हूँ कि जब मैं जाऊंगा दोबारा तो कुछ दिन तो साइकिल से घूमूंगा पूरा। मतलब हमारा ये रहता था कि साइकिल होना सुपर पावर थी, कि हाँ। आपके पास साइकिल है तो वो सुपर पावर है आपकी। तो यहाँ से शुरू करते थे कि धान मिल से उधर की तरफ चले गए, देवल चौड़ से रामपुर रोड होते हुए, फिर वहाँ बीच में जंगलात वाले रास्ते से कुसुम खेड़ा होते हुए, मुखानी होते हुए, फिर वहाँ से नवाबी रोड की तरफ से आ करके पूरे, मतलब 4 सिनेमा हॉल थे, और 4 सिनेमा हॉल पूरा गोल घूम जाते थे हम, हाँ। घूमते घूमते। तो ये था। तो बड़ा, हर जगह एक चाय की दुकान तो मिल ही जाती है। हम्म। तो वहीं पर अपना ठिकाना। उत्तराखंड में आप कितना समय रहे, क्योंकि आपने कहा कि बचपन से ही तो आप हल्द्वानी में आ गए थे, शायद चार चार मैं साल की पैदा उम्र में। हल्द्वानी में हुआ था। हम्म। फिर उसके बाद जैसे कि अभी देखिए, मैं कह रहा था ना कि हर चीज रिक्रिएट होती है, तो अभी मेरे साथ दोबारा रिक्रिएट हुई थी चीज की। अभी मैं 1 मई को देहरादून शिफ्ट हुआ था, हाँ। और 3 दिसंबर को फिर दिल्ली वापस आ गया। तो ऐसे ही मेरे पिताजी ने भी एक बार निर्णय लिया था कि हम नैनीताल चले जाते हैं। हाँ। तो तब मैं दूसरी क्लास में था। दूसरी क्लास से फिर मैंने चौथी क्लास तक नैनीताल में पढ़ा। फिर चौथी क्लास के बाद फिर वापस हल्द्वानी आ गए। तो कितना समय गुजरा, कैसा लगा आपको उत्तराखंड, क्या यादें आपकी उत्तराखंड से? यादें तो एक बड़ी जबरदस्त याद है कि जब हम स्कूल जाते थे, तो पहाड़ी रास्ता, तो पहाड़ी रास्ता स्कूल जा रहा है बच्चा, तो अब क्या होता था कि खच्चर आते थे। हाँ। तो खच्चर आते थे, जब वो ऊपर जाते वक्त तो उनके पीठ में वजन होता है, हाँ। धीरे हाँ। धीरे जाते हैं। हाँ। जब वो वापस आते हैं तो भागते हुए आते हैं। हाँ। तो हम भगवान से यही दुआ करते थे
प्रार्थना करते थे कि भगवान बस उनके आने का टाइम ना हो ये, क्योंकि उनके आने का टाइम होता था तो वो भागते हुए आते थे और डर आप भी लगता रास्ता था। बहुत सकरा, हाँ। तो आपको क्या करना है, बस चिपट जाना है पहाड़ से, तो वो पूंछ ऊंच लगती हुई जाएगी आपके गर्दन वर्दन में, तो लाल कर जाएगी। तो एक दोस्त था मेरा उस समय में, मतलब वो दूसरी तीसरी क्लास का दोस्त था, वो गुजर गया था कि अच्छा। वो अचानक खच्चर ऊपर से नीचे को भागते हुए आए, तो वो गलती से पहाड़ की इधर को आने की तरफ उधर की उधर तरफ को चला, गया। उधर को गया तो वो नीचे ही गिर नीचे गया। गिर गया। तो वो बड़ी वैसी याद है हम्म। कि जो मतलब जो लगता है कि पहाड़ी जीवन कितना टफ होता है, हम्म। कि मतलब 4 दिन के लिए पहाड़ जा करके और आदमी कहता है कि बड़ा सुकून है और ये है, लेकिन हाँ सुकून तो है, लेकिन लाइफ भी बहुत टफ लाइफ है। भी बहुत टफ है। तो अब तो चीज़ें बदल गई हैं, अब तो मतलब ये कहिए रोड पहुंच गई, मोबाइल पहुंच गई लोगों के हाथों में, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी भी वो दर्द तो है ही। तो जब एक्चुअली मुझे ये लगता है कि जब हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं ना, जब डॉक्टर जब कोई बहुत करोड़पति आदमी बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर उससे कहता है कि कुछ दिनों के लिए पहाड़ घुमाओ, हाँ। मौसम बदल जाएगा, हवा बदल जाएगी, तो वो हवा और मौसम नहीं होता, मुझे लगता है कि वो उस आदमी को ये दिखाना होता है कि तुम तो बड़ी लेविश लाइफ जी रहे हो शहर में, हर चीज़ तुम्हारे सामने है, लेकिन पहाड़ में जाके देखो तुम्हारी एज का आदमी सवेरे उठ के 2 पहाड़ चढ़ के चीजें लकड़ी बटोर ला के रहा है। लकड़ी ला रहा है, चीजें कर रहा है और अपने घर आ रहा है और स्वस्थ है बिल्कुल सही बात कही है ना। आपने। तो वो यही चीज देवभूमि यही है कि आपके पास संसाधन उतने नहीं है, लेकिन आपके पास सुकून है। आपको बीपी का नाम नहीं पता, लेकिन आपको शुगर का नाम नहीं पता, क्योंकि आप इतना चलते हो, इतना आप मतलब शारीरिक मेहनत करते हो कि आपको बीमारियां जल्दी घेरती नहीं है, जो कि शहर में आप बैठे बैठे 50 बीमारियां पाल लेते हो। तो वही चीज़ है कि आप जितना एक्टिव हैं, जैसे आज भी पहाड़ों में हमारी आमाएं जो हैं, वो घास का गट्ठर लेकर के, लकड़ी का गट्ठर लेकर के, मतलब कितना कितना चढ़ जाती है पहाड़ों में और स्वस्थ होती हैं, सीधा चलती हैं बिल्कुल। अब उसी एज के आप शहर में कोई वृद्ध महिला को देख लीजिए, उनको 50 जोड़ों के दर्द हो जाएंगे, गठिया हो पूरा जाएगा, 30 से ऊपर ही जाने में 2 सीढ़ियां चढ़ के ऐसा हो जाता है कि अब थोड़ा रुक जाओ। अब रुक जाओ। और वहाँ पहाड़ों में पता लगता है कि 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला होती है और वो पेड़ में चढ़ के लकड़ियाँ तोड़ रही होती हैं। तो वही है कि आपने अपने आप को कितना हैबिचुअल करा हुआ है चीज़ों को लेकर, या तो आपके पास वो चुनौती के रूप में हो, या फिर आप ऐसी चुनौती बना लो अपने लिए कि आप इतना वर्कआउट तो करोगे ही। तो पहाड़ियों के तो ब्लड में ही वर्कआउट है। बिल्कुल। तो अभी रिसेंट कहीं पहाड़ जाना हुआ? अभी मैं मतलब देहरादून में था, तो हम शूट करने के लिए जाते थे, कुछ कुछ कहानियां हमने पहाड़ों में जाके करी थी वहाँ आसपास, तो बस उतना ही हुआ, अभी तो नहीं हुआ। और आगे कोई ऐसे शहर को एक्सप्लोर नहीं किया अभी कहीं घूमने? कोई फेवरेट जगह अभी तक आपकी बनी वहाँ पहाड़ में? पूरा पहाड़ी फेवरेट है, मतलब पहाड़ फेवरेट, मतलब पहाड़ में कोई जगह फेवरेट नहीं हो सकती, पहाड़ पूरे ही फेवरेट है। तो मेरी कुछ कहानियां हैं जो मतलब मैंने कुछ फिल्में लिखी हुई हैं जो मेरे पास रखी हुई है, तो जब अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जब वो आएंगी तो फिर दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या मैं सोचता हूँ पहाड़ के बारे में। और बिल्कुल जरूर, उसका तो हम इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी तक नजर बट्टू के जरिए हमने कई ऐसी कहानियां देखी, कई ऐसे किरदार देखे जो दिल को छू गए, और उन किरदारों में से एक चीज और ऐसे निकल कर आती है, जैसे कि हमारे ऑफ कैमरा बातें हो रही थी पहाड़ी भाषा को लेकर। पहाड़ी आपको लैंग्वेज नहीं आती, अभी थोड़ी बहुत आती है, बट मैंने ये चीज मतलब देखी, मुझे नहीं पता था आपको पहाड़ी नहीं आती, लेकिन आप पूरा एक्सेंट, मतलब लगता ही नहीं कि आपको नहीं आती, आप पूरा एक्सेंट निकालते हैं उसका। एक्चुअली क्या है, खून तो पहाड़ी है ना। हाँ। अब हुआ क्या था कि इसके पीछे भी कहानी है कि हम हल्द्वानी में पैदा हुए, तो हल्द्वानी में पैदा हुए, पापा भी हिंदी ही बोलते थे, और जो हमारे आस पड़ोस था वो सब हिंदी भाषी था, और जहाँ में पैदा हुआ था तो वो तो मोस्टली पंजाबी ज़्यादा थे उसमें, है ना। तो तो उस लैंग्वेज बोलने वाला कोई इस तरह का था ही नहीं, तो लैंग्वेज बच्चा कहाँ से सीखता है, जहाँ सुनता है। बिल्कुल। अब जो मतलब विदेश में रहने वाला बच्चा बचपन से अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसने अंग्रेजी सुनी है। हाँ। पहाड़ में रहने वाला बच्चा पहाड़ी बोलेगा क्योंकि वो पहाड़ी सुनी है। हमने हिंदी सुनी, तो कोशिश तो बहुत करते थे बोलने की, गाने तो गाते ही थे,
तो फिर उसके बाद मम्मी बोलती थी, मम्मी भी तब बोलती थी जब पहाड़ से कोई रिश्तेदार आते थे, हाँ, नहीं तो वो भी हिंदी बोलती थी। तो हाँ। लेकिन वो एक्सेंट तो अंदर रहेगा ही, रह गई। पहाड़ तो रहेगा ही। हाँ, एक कुछ बोल के दिखा दो आप ऐसे ही, जो आपने कुछ कैरेक्टर किया हो कि आप कैसे बोलते हो, कितना इजी आपको लगता है उसे बोलने में फिर पहाड़ी टोन पहाड़ी में। का, पहाड़ी एक्सेंट का, हाँ, तो वह है कि सर पहाड़ में चढ़ना होगा ना, तो पहाड़ में आदमी चढ़ेगा तो झुक के चढ़ना पड़ता है, हाँ, क्योंकि पहाड़, चाहे अगर आप पहाड़ में सीना तान के चढ़ोगे तो एक पल के लिए पहाड़ आपको नीचे गिरा भी सकता है। तो हाँ, ऐसे वाला एक्सेंट था उसका। हाँ, हाँ। तो वही। अच्छा, गाने पहले उस टाइम पे जब आपका टाइम था तो कौन से गाने आपके फेवरेट थे, और आज के गाने आपको कितने अच्छे लगते हैं, कितना उसमें आप परिवर्तन देखते हैं, जो क्योंकि हम ये भी आपकी ही फील्ड से ही है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो तो। हम नाटक में इस्तेमाल करते थे गाना, हाँ, एक गाना था, उठो रत्ती रत्ती ब्याण धारी दा तुली पयाण कसी कमरा घागेरी चल धुरा घस्यारी। ये उससे मैच हाँ, करता है। पहले पहले जंगल हुजूल फिर नींबू सनोल कसी कमरा घागेरी चल। तो एक हमने नाटक किया था जिसमें कि वो था, मतलब वो नुक्कड़ नाटक था, ग्रहण में भी सूर्य सुंदर। हम्म, तो उस नाटक का ऐसा था कि उसमें पहले ये वो था कि अमावस के दिन अगर प्रेग्नेंट औरत को घर से बाहर नहीं निकलना हाँ, चाहिए, हाँ, और गोबर का लेप कर देना चाहिए पेट में। हम्म, तो ऐसे तो उसके लिए हमने एक नाटक किया था, नुक्कड़ नाटक। तो उसमें ये गाना हम वो करते थे। अच्छा, तो ये था, एक एक स्कूल में गाता था मैं, कैसी आई रे रंगीली बहारा रंगीलो पहाड़ा, एक ये तक गाता था, तो याद नहीं है मुझे। तो टीचर मेरे हमेशा कहते थे वो वाला गाना सुना। तो अच्छा, हाँ, तो स्कूल डेज की कहानियां जो थी, इसमें जिसमें अगर आपने देखी हो तो जिसमें टनका छिद्दा और सफेद हाँ, आती सर, हाँ, वो सब रियल कैरेक्टर हैं। मतलब एक सर तो मेरे हैं बेलवाल सर, जो हमें कॉमर्स के टीचर थे वो, तो उनसे तो मेरी बात होती रहती है, फेसबुक में भी वो हमारे हाँ, वीडियोस देखते हैं। हाँ, तो उन्होंने ही मुझसे कहा था, उन्होंने मुझसे आइडिया लिया था कि ये है, ये है, ये है ना, मैंने कहा हाँ। तो अब वो टीचर, मोस्टली टीचर अब है हाँ, नहीं। हाँ, तो मतलब वो तब हमारा ये था कि वो सच में घटना हुई थी, हाँ, कि हमने टीचरों के नाम रखे हुए थे। हम्म, तो ऐसे ही एक टीचर को पता लग गया था कि टनका सर को पता लग गया था कि इनने नाम रखा है। हाँ, फिर उनने बुलाया क्लास में वो प्रिंसिपल सर के पास और कहा कि ऐसे ऐसे नाम रखा हुआ है। हाँ, तो जो टीचर ने डांटना शुरू किया, तो मैंने सारी पोलें खोल दी कि सर आपका भी नाम रखा है, आपका भी नाम रखा है, आपका भी नाम रखा है। हाँ, वो और देखी पता थी। लगा फिर सारे ही टीचर हो गए। हाँ, और वो जो स्कूल में छिपकली वाली जो कहानी थी, वो भी सच्ची कहानी है। तो हमारी अर्थशास्त्र की मैडम थी, उनके हमने छिपकली रख दी थी। हम्म, तो फिर वो भी एक केस हो गया था। फिर एक कहानी वो थी जिसमें नकली पापा बना के ले गए थे, वो भी रियल स्टोरी है। कि तब क्या होता था कि अब मतलब हाफ ईयर के जब वो छमाई के जब एग्जाम के हम्म, नंबर आते थे, तो हमारा रिकॉर्ड था, हम उसमें फेल होते थे। तो जब फेल होते थे तो फिर क्या करते थे, फिर वो टीचर कहते थे कि पापा को बुला के लाओ। अब पापा को बुला के लाओ वाला मामला होता था, फिर पापा को बुलाओ तो फिर पापा नकली पापा बना के ले गए, हाँ। पकड़े गए। तो वो चाय वाला था। और चाय वाला था तो उसने वो टूट गया वहां पर। तो चाय वाले को भी तो कोई रिश्वत दी होगी। हाँ हाँ, चाय वाले को 100 रुपए दिए थे। तो फिर और भी बहुत सारी कहानियां हैं उसकी। एक बार हाँ, एक टीचर ने हमको बहुत मारा था किताब नहीं लाने की वजह से। तो हमने वो टीचर के काइनेटिक में वो पेट्रोल का ढक्कन खोल के उसमें मिट्टी भर दी बहुत ओ, सारी। तो फिर वो तो आज तक खुली नहीं बात। अब वो अब टीचर आपने खोल दी अब वो पॉडकास्ट। टीचर है नहीं इस दुनिया में, तो हाँ, माफ करना। टीचर सब जो थे हमारे, हाँ, तो ये सब हरकतें करी है खूब। तो वही है, बहुत सारी यादें हैं। हम्म, तो हर आदमी यादें बनाता है, और मेरी बिल्कुल, तो आदत है, मैं तो कहता हूँ कि आप यादें बनाते रहिए, बाद में आपको वही गुदगुदाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो मतलब अब आगे तो वो लोग हैं जिनकी कोई यादें नहीं बनती। यादें नहीं है सच में। हाँ, तो आपकी जिंदगी जो है इन यादों के सहारे गुजरती है, हाँ कभी जी। हंसाती है, कभी रुलाती है ना। तो खट्टी मीठी यादें ही हैं। ये ऐसी चीज है ना कि आज आप जिस चीज को लेके बहुत परेशान हो ना, हम्म, ये तय है कि आज से 10 साल बाद आप उस चीज पे हंस रहे हंस होगे। रहे होंगे।
बिल्कुल। और आज आप जिस चीज पे बहुत खुश हो रहे हो ना, हो सकता है आज से 4-5 साल बाद आप उस चीज पे पछतावा कर रहे हो। हुँ, तो हुँ, ये तो तय है कि मैंने ये देखा है अपनी आंखों से कि कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि किसी ने मेरे साथ गलत किया और उस वक्त मुझे बहुत टफ टाइम देखना पड़ा और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा इसका जवाब भी भगवान देगा। और फिर मुश्किल से 4 या 5 साल बाद मैंने देखा वो बंदा सड़क पे आ गया, हुँ। वो लिटरली सड़क पे आ गया और फिर वही बंदा मेरी तारीफें कर रहा है। मतलब एक कुछ लोग हैं ऐसे, हाँ। जैसे बॉम्बे में भी एक आध है ऐसे जिन्होंने मतलब मेरे कठिन समय में मतलब कुछ मतलब कोई रियायत नहीं बख्शी, कोई हुँ, रहम नहीं किया। हुँ, लेकिन आज मैं जब देखता हूँ तो मुझे और लोगों से सुनने को मिलता है कि यार वो तो तेरी बहुत तारीफ करता है। हुँ, तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, करता है तो ठीक है। लेकिन मेरी आदत ये है कि मैंने अगर किसी को एक बार भाई बोल दिया तो फिर मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है उस नाम के आगे से भाई हटाना। हुँ। फिर चाहे वो कुछ भी हो जाए, कैसा भी कर दे, लेकिन मेरे मैं उसको अगर बुरा भी बोलूंगा ना तो भाई लगाऊंगा नाम के आगे। तो हाँ। मैं ये मेरी पर्सनल वो है जो मतलब जो मेरी अपब्रिंगिंग है या फिर जो कह लीजिए जो मेरे संस्कार हैं। तो वैसा ही सही हूँ मैं। मतलब मैं आपको देख रही हूँ, मतलब एक हमने आपको देखा वीडियोस में, किस तरह से मतलब कहते हैं ना कि आप तारीफ करते हैं काफी कि कितने अच्छे एक्टर है, कितने ये अलग ही होंगे, हम्म। ये कैसे बात करते होंगे ये। बट अब मैं सामने बैठी हूँ ना, मतलब आपको आप इतने सरल लग रहे, इतने सहज लग रहे, मतलब मुझे लग ही नहीं, मतलब आप एक कॉमन मैन लग रहे हैं मुझे, नहीं, एक मैं आम कॉमन मैन आदमी। नहीं हूँ, मतलब ये सब ना ये तमगे हैं जो लोग आप कुछ लोग अपने आप पाल लेते हैं, कुछ लोगों को पलवा दिए जाते हैं कि आप तो स्पेशल हो, आप तो जैसे मुझे भी कई लोग मिलते हैं कि जैसे मुझे कमेंट में कोई एक कई लोग लिख देते हैं कि मेरे हिस्से की खुशियां भी आपको मिल जाए। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तुम्हारे हिस्से की खुशियां मुझे कैसे मिल जाएंगी? तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हारे कर्म से हैं, मेरे हिस्से की खुशियां मेरे कर्म से हैं। हम्म, तो तुम्हारे कर्म की खुशियां मेरे कर्म में नहीं आ सकती। दूसरा, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया तो वो उनको लगा वो सेलिब्रिटी हो गए। लेकिन मजे की बात यह है कि सब चीजें स्थिर नहीं है, चीजें हम्म, बदलती हैं। हम्म, मैं वही हूँ जिसने ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर शकरपुर में मैंने रहना शुरू किया था शुरुआत से ही, आज भी उसी एरिया में रहता हूँ मैं। तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि मैंने एक अनजान जिंदगी देखी है जिसमें मुझे कोई नहीं जानता। भीड़ आ रही है, निकल जा रही है, मैं हम्म, भी उसी भीड़ का हिस्सा हूँ। अब मैं वो लाइफ भी देख रहा हूँ कि मैं उनके बीच में से निकलता हूँ तो मुझे लोग रोक लेते हैं कि हम्म, यार आप वही हो, आप वही हो। हम्म, कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं, यार आप पता है एक बंदे की तरह लगते हो जिसके वीडियोस देखते हैं हम। तो मैं उनसे कहता हूँ हाँ, मेरे को भी पता लगा था कि मेरी तरह एक बंदा ऐसा है। कौन है वो? मेरा ही शक्ल मुझे दिखाते भी कहते हैं यार ये तुम ही तो हो। तो हाँ। मैं कहता हूँ फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इस बंदे को ना लगे कि मैं ही हूँ। फिर उसे लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता तो ठीक है। हाँ, तो मैं तो वही हूँ ना। हाँ, अब लोगों का नजरिया बदला है, मैं क्यों बदल जाऊं? बिल्कुल। तो मैं वैसे ही हूँ। मैं आज भी अपने खरगोश के लिए धनिया लेने सब्जी मंडी में जाता हूँ। मैं आज भी जो सारे सामान, मैं स्कूटी स्कूटी या गाड़ी वाड़ी पे बिलीव नहीं करता। तो मैं पैदल ही ज़्यादा घूमता हूँ, मतलब पहाड़ी होने का ये फायदा है हाँ, मुझे कि कि मैं हम पैदल कितना भी बहुत, चल हाँ। सकते हैं, हमारे में स्ट्रेंथ है। हाँ, मैं मतलब वो स्मार्ट वॉच पहन के या घड़ी में आप आज इतने किलोमीटर चले वाला मामले में बिलीव नहीं करता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप चलिए बस हो गया। तो मैं वो हूँ जो मंडी हाउस से लक्ष्मी नगर आने में तब 2 रुपए लगते थे, तो मैं और मेरा दोस्त पैदल जाते थे, पैदल आते थे। तो आदत थी पैदल चलने की। तो वही है कि जितना आप अपने आप को एंगेज रखें चीज़ों में, क्योंकि आप जब पैदल चलते हैं ना तो सिर्फ आप अकेले पैदल नहीं चल रहे हुँ, होते हैं, आपके हुँ, साथ बहुत सारी कहानियाँ चल रही होती हैं। हुँ, हुँ, बहुत सारी फिल्में आपके आजू बाजू घटनाएं घट रही होती हैं। हुँ, अब आपने अगर बाइक में चल रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ छोड़ देंगे, और अगर आप अपनी कार से चल रहे हैं फिर तो छोड़ ही देंगे सब कुछ। लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल रहे हैं तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। हाँ, तो मेरे को लगता है कि जितना मैं ऐसे घूमता हूँ तो मुझे बहुत सारी कहानियों के आइडिया ऐसे ही आते हैं। हुँ, तो अब जब आपकी कहानी ही पब्लिक के बीच से आई है तो वो बिल्कुल। पब्लिक को पसंद क्यों क्यों नहीं नहीं आए? आएगी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो मैंने वही मतलब मेरा जो थ्योरी है वो यही है कि मैं कभी बहुत ज़्यादा किसी से इंस्पायर नहीं होता।
मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप में कितनी चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ, अपने आप को कितना मैं मतलब कि अपना ब्रेन या अपने अपनी जितनी भी जो भी प्रतिभा है, उसका मैं कितना इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम्म क्योंकि मैं किसी को देख करके, किसी अच्छे एक्टर को देख के मैं उसकी तरह बनना चाहूँ या उसकी तरह करना चाहूँ, तो फिर मेरा क्या रह जाएगा उसमें। हम्म तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना कितना बेस्ट वर्जन बन सकता हूँ। तो हम्म वही मेरी कहानियाँ हैं। उत्तराखंड का खाना हम्म। क्या पसंद है आपको, ये बताओ। भट की चुड़कानी। फेवरेट? और क्या पसंद है? ईजा के हाथ का क्या पसंद है? भट की चुड़कानी बहुत खाते थे। हम्म। उसकी भी एक कहानी है कि खाने को लेकर भी कहानी। अभी परसों ही हमारे भंडारी जी हैं, हाँ। हमारे यहाँ ऑफिस में ही है, यहाँ नोएडा में ही। तो परसों वो भट की चुड़कानी बना रहे थे, तो मैंने कहा ये मुझे एक कटोरी चाहिए किसी भी हाल में। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देता हूँ। तो वो एडिटर हैं, हाँ। तो उन्होंने बना के दी, तो अभी काफ़ी दिनों बाद खाई। बाकी अ, खाने को लेकर ऐसा है कि बड़ी अच्छी सी कहानी है कि जब मम्मी, हमारी एक मौसी है वो बरेली में रहती है, हम्म तो जब ईजा के हाथ के खाने की बात कहूँ, तो जब वो क्या होता था कि अ, ईजा बनाती थी पतली दाल, तो घौत की और इन सब चीज़ों की दाल तो खाते थे को पहाड़ में। तो अब पतली दाल बनाती थी, तो एक दिन जब मौसी आती थी, तो मौसी क्या करती थी, कहती थी मैं बनाऊंगी। उन्होंने बना दी थी गाढ़ी दाल, बिल्कुल जो बर्फ की सिल्ली जैसी हो जाए 2 मिनट में, जो ऐसे कटोरे से उल्टा करो तो वो कटोरा ही बन जाए। हाँ। अब उस दौर में क्या हुआ कि वो दाल हमें पसंद आने लगी, जो गाढ़ी वाली दाल थी। हाँ। तो अब मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे हमने अपनी ईजा की दाल को अस्वीकार कर दिया, ये नहीं वैसी बनाओ। अब ईजा ने बहुत कोशिश करी बनाने की, लेकिन वो वैसी दाल बनी नहीं। हम्म तो हम क्या करते थे, मौसी का वेट करते थे। तो मैं सोचता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चलता होगा कि यार मैंने इतने साल खाना खिलाया इनको, अब जो है अब उल्टा हो गया। अब घर में भी जो है, अब जैसे वाइफ बनाती, वाइफ मेरी पंजाबी है, हाँ। तो जसपाल नाम हुआ था, फिर पंजाबी वाइफ भी है मेरी है ना। तो अब क्या हुआ कि अब मैं घर में कहता हूँ थोड़ी पतली दाल बनाओ, तो अब वो पतली दाल नहीं मिलती, अब वो मिड में मिलती है कि थोड़ा पंजाबी फ्लेवर होता है, थोड़ा पहाड़ी फ्लेवर होता है उसमें तो ऐसा है। तो ये है चीज। बस वही है कि आप रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बस आप सीखना चाहते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप सीखना वाकई में चाहते हैं, तो आप आजू बाजू से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते तो हैं। अभी पहाड़ी और पंजाबी पीपी का जो करेक्शन है वो कैसा बन रहा है घर में? पहाड़ी का तो ऐसा है कि बच्चे मेरे बिल्कुल पंजाबी कल्चर में पले हैं। तो हुआ क्या था कि जब हम दिल्ली में बच्चे बड़े होने लगे, तो क्या हुआ कि वाइफ मेरी जो है शेफ है, तो वो वाह। न्यूजीलैंड में थी, मतलब वो अलग अलग कंट्री में रही है। हम्म तो मेरे बच्चे जो है वो मेरे ससुराल में ज़्यादा पले, हम्म तो वो पंजाबी पहले बोलना सीख गए। हम्म फिर जब वो थोड़े समझदार हुए, मैंने उनको पहाड़ी वीडियो दिखा, पहाड़ी गाने सुनाए, तो वो हंसने लगे जोर जोर से है ना। मैंने कम वक्त, तो तुम जो पहाड़ी हो तुम पंजाबी नहीं हो। फिर अभी जब वो देहरादून चले गए थे, तो फिर धीरे 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 उनको, फिर मतलब पहाड़ तो आ ही गया था उनके अंदर, फिर धीरे धीरे वो पहाड़ उनको तो रास आने लग गया था। फिर कुछ कारणों की वजह से मैं वापस आ गया हूँ। तो अब हालांकि वो बोलते हैं भी कि यार पापा मजा आ रहा था वहाँ, अच्छा लग रहा था। हम्म वाइफ भी पहले जाने के मूड में नहीं थे बिल्कुल। हम्म पहले तो उन्होंने बिल्कुल कह दिया नहीं जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ, वो ये वो। जब वहाँ गए तो फिर धीरे धीरे उनका मन लगने लगा। फिर वही है, जीवन की कुछ कुछ चीजें होती हैं, आप जो नियत है वो उसको बदल नहीं सकते। तो पहाड़ी गाने बच्चे गाते थे, पसंद आते हैं आपको? कौन सा पसंद आता है आज के परिवेश में जो है, और सिंगर कौन सा है फेवरेट आपका? आज के टाइम पर, आज के टाइम पर तो देखो, आज की डेट में ना मैंने एक चीज देखी है, आज आज का आपका कोई फेवरेट नहीं हो सकता आज की डेट में। हम्म आपने एक को फेवरेट बनाया, पता लगा दूसरे ने और बेहतर गाना बना दिया, फिर हाँ। तीसरे ने और बेहतर गाना बना दिया। हम्म तो जैसे गाना तो बताऊं तो मैं ये कौन सा था वो, हाँ नेगी जी का है ना गाना, वो बहुत गाते हैं। भल्लग दु भनुली तेरो मठ मठ हितनो है भल्लग दु। और एक पप्पू गार्गी जी का तो फेवरेट गाना है वो सब, फांबा गाने। हाँ। तो ये है। तो कुछ कहानियां भी है मेरी इस तरह की, जिसमें एक मेरी एक स्टोरी है, तो जल्दी बनाऊंगा उसको। वो कहानी ऐसी है कि एक एक मतलब 12-15 साल की लड़की का संघर्ष है अपने कुत्ते को बचाने का, क्योंकि गांव में बाघ आ गया है। हाँ, ये बहुत मार्मिक स्टोरी है, हाँ। मतलब मेरे ख्याल अभी तक, क्योंकि
ये मतलब नब्ज को आपने पकड़ लिया है पहाड़ की, हाँ। है ना? तो वो कैसे वो बाघ से वो अपने कुत्ते को बचाती है, कैसी चीजें क्या वो होती है, वो पूरी फिल्म उसी पर ही है। तो मतलब वो टाइटल वगैरह सारा रजिस्टर करा रखा है मैंने उसका, पूरी कहानी वगैरह। तो जब भी होगा तो इंतजार रहेगा। मतलब मेरे ख्याल से वो बन चुकी होती, लेकिन ये लॉकडाउन वगैरह का चीज हुई तो इस वजह से वो रह गई। लेकिन मतलब कोशिश करूंगा 2025 में उसको किसी तरह बिल्कुल से बनाने की। बिल्कुल। तो ये है। अच्छा, गोलजू देवता अपने कुमाऊं की तो है ही। वो तो बिल्कुल है। मैं तो उनको मतलब मैं तो ये मानता हूँ, मैं हमेशा उनके बारे में मतलब अपने यहाँ भी बताता रहता हूँ। वहाँ जो टीम है उनको ही बताता था कि जहाँ न्याय नहीं होता ना तो न्याय का वही करते हैं फिर, और उत्तराखंड में तो वही करते हैं। मतलब पूरी जगह तो वही करते हैं, उत्तराखंड में खास तौर पे करते हैं। जैसे मैं एक कहानी बता रहा था अभी कुछ दिनों पहले कि देहरादून में, कि एक जब एक लेडी थी तो उसके हस्बैंड गुजर गए पहाड़ में। तो उनके हस्बैंड गुजरे तो उनके बड़े भाई, वो छोटा भाई था जो गुजरा, तो उसके बड़े भाई ने उसके हिस्से की जमीन वमीन सब दबानी शुरू कर दी। तो अब उसको एक छोटा सा कमरा दे दिया, उसके दो बच्चे भी थे। तो वो और बिल्कुल उनका ऐसा कर दिया कि वो रह ही नहीं पाए। तो ये हमारे बहुत पुरानी कहानी है, तो सच्ची कहानी है। तो अब क्या हुआ कि जब जब से मुझे लगा कि यह नहीं, यह पावर है, बहुत तगड़ी पावर है। तो फिर क्या हुआ कि उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बेचारे वो अपने मायके से भी थोड़े हल्के वो थे, मतलब ज़्यादा उनके रसूख वाले नहीं थे। फिर उसको एक दिन आया गुस्सा और वो गई गोलजू के मंदिर, और उसने बोला कि मतलब मेरा इंसाफ तुम ही करोगे। और भाई साहब रात को वो सोए, सवेरे उसके दो बच्चे और वो लेडी के अलावा सब मर गए थे। कुछ नहीं हुआ था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो उठे ही नहीं। वाह। तो ये है, मैं फिर इमोशनल हो ये है जाऊंगा। ये तो है कि इंसाफ गोलजू ये देवता का, न्याय ये के देवता इंसाफ है। हमारे उत्तराखंड हाँ। के। तो मैं जब मैं दिल्ली आया था, तो उसके कुछ समय पहले मैं चितई भी गया था। और चितई में मैं अर्जी भी लिख के आया था हम्म। कि मतलब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ मेरे साथ देना। तो ये था। तो एक मिनट ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। तो मैं थोड़ा इमोशनल हुई इन मामलों में। तो तो हम्म, वो लेडी का ना, तो हमने देखा था उस लेडी को। तो उसके जहाँ छोटे थे हम, तो उसका जब देखा था तो वो वाला टाइम आ जाता है सामने मेरे, कि वो कैसे उसके छोटे बच्चे और वो सब। तो इन्होंने, उसके घर वालों ने बहुत गलत किया, तो फिर वो रातों रात ही वो सब गायब हो गए, मतलब सारे एक साथ निकल गए, बताओ। क्योंकि वो गलत नहीं थी। हम्म। तो तब से फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर गोलजू मैंने एक देवता के कहानी बारे पढ़ी में। थी। फिर मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अच्छा। अभी हमने एक वीडियो भी बनाया था। तो हालांकि वो हमने थोड़ा अलग डाइवर्ट करा था, लेकिन वो कहानी गोलजू के मंदिर की थी। तो क्या हुआ था कि मैंने वो अखबार में, अमर उजाला में किसी में पढ़ी थी वो कहानी। उसमें क्या हुआ था कि डीएम थे, न जाने कौन थे, तो उनका वहाँ पोस्टिंग हुई थी। तो अब क्या हुआ कि उनका ड्राइवर जो था, वो जब चितई मंदिर के सामने से निकलता था तो वो ब्रेक मार के नम वो थोड़ा रोक के प्रणाम करता था। तो वो ना, वो उत्तराखंड के नहीं थे, वो हाँ। यूपी साइड के कहीं के थे। तो उन्होंने ना दो तीन बार नोटिस किया, उन्होंने कहा यार तुम क्यों रोकते हो गाड़ी बार बार, ऐसे ही कर दिया करो। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ ना रुक के एक बार वो करना पड़ता है। तो उन्होंने उसको बिल्कुल वो कर दिया कि आइंदा से तू गाड़ी नहीं रोकेगा। हाँ। ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी। ड्राइवर ने कहा मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मैं तो करूँगा। पहाड़ी था ड्राइवर, उसे पता था। तो अब उन्होंने क्या किया कि एक दिन वो ड्राइवर आया नहीं, तो नहीं आया तो गुस्से में उन्होंने खुद ही गाड़ी उठाई और ड्राइव करके निकल गए। जब वो निकले तो जैसे ही मंदिर के सामने से निकले तो गाड़ी रुक गई अपने आप। तो गाड़ी रुक गई। तो अब वो उन्होंने सारा कुछ चेक कर लिया, वो स्टार्ट ही ना हो गाड़ी।
जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो उन्होंने फिर मैकेनिक वैकेनिक को बुलाने के लिए, आज उस वक्त तो मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, तो आते जाते लोगों को रोक करके कहा कि भाई मैकेनिक, तो उन्होंने कहा हम बोल देंगे आ जाएगा। तो फिर वो गया, तो मैकेनिक भी तब दूर दूर हुआ करते थे, तो वो उन्होंने बोला, वो मैकेनिक आया, मैकेनिक ने पूरी गाड़ी चेक कर ली और पता लगा कि गाड़ी में कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैकेनिक भी पहाड़ी था। उसने बोला कि एक बार ऊपर जाके ना हाजिरी लगाओ। तो उन्होंने कहा, वो उसकी समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने कहा मरता क्या ना करता। तो वो चला गया ऊपर, ऊपर जाके उसने हाजिरी लगाई, नीचे आया, गाड़ी में सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये कहानी सच्ची कहानी है ये भी। इस पर एक वीडियो बनाया था हमने, लेकिन उसको हमने थोड़ा डाइवर्ट किया था, क्योंकि वहाँ गोलजू का मंदिर देहरादून में मिला नहीं था हमें उस तरह से, तो फिर हमने एक शूट किया था हमने, मतलब एक पहाड़ी एरिया में जाके एक मंदिर था, वहाँ शूट किया था, तो थोड़ा अलग करके कहानी बनाई थी। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं, और उत्तराखंड में तो कहानियां हैं बहुत सारी। देवों की भूमि है तो इस तरह की कहानियां तो होना बिल्कुल लाजमी है। एक कहानी वो थी, एक कहानी मेरी है बीरभट्टी का पुल। जेलीकोट से आगे एक जगह पड़ती बीरभट्टी, तो हम वहाँ गए थे एक बार ऐसे घूमते हुए, नैनीताल से पैदल रास्ता था, तो हम घूमने चले गए थे उस तरफ को। तो वहाँ मेरे को बताया था किसी ने कि वहाँ रात को जो पुल है उस पर पत्थर बरसते हैं अपने आप अपने आप। रात को 12 बजे के बाद अगर आप कोई पैदल जा रहा है तो पत्थर गिरेंगे वहाँ पर, ऐसा लगेगा जब पत्थर मार रहा है कोई, लगेगा नहीं, धड़ 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 धड़। तो अब मैंने कहा तो बड़ी क्यूरियोसिटी वाली बात है, इसमें क्या। फिर हम नाटक करने के लिए, जैसे मैं थिएटर ग्रुप के शो देखने के लिए, मैं और एक चावड़ा जी थे हमारे मित्र, अभी भी हैं, रुद्रपुर में रहते हैं, तो उनका ग्रेनाइट पॉलिश का काम था। तो पहाड़ों में तब लोग अपने घर बना रहे थे, ग्रेनाइट पत्थर वत्थर लगाने शुरू कर चुके थे। तो हम अल्मोड़ा और यहाँ सब घूमने जाते रहते थे, वो जाते थे अपने काम के लिए, और मैं उनकी बाइक के पीछे बैठ जाता था ताकि वहाँ के थिएटर ग्रुप से मिल लूंगा। तो ऐसे वाला। तो फिर हमने पता किया कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो फिर कहानी जो सामने आई वो और ज़बरदस्त कहानी थी, कि बताते हैं कि उस समय में पुल जो है वो पुल हिलने लगते थे। तो किसी ने उनको, अंग्रेजों को ये बोला कि यहाँ नरबली दो। अच्छा। नरबली दोगे तो नहीं हिलेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो मजदूर थे, तो मजदूर जो आते थे तो वो नेपाल से मजदूर आते थे, तो वो क्या करते थे कि पुल के चारों कोनों में गड्ढे होते थे, जो जो उसका एंगल उसमें फंसता था, तो वो गड्ढों में क्या करते थे, नोट फेंक देते थे, और फिर कहते थे कि नीचे से उठा के ले आ। अच्छा। वो नीचे से उठा के लाता था, तो उसके ऊपर पत्थर डाल देते थे। तो वो पत्थर डाल देते थे, तो वो ये तब की कहानी है। अब इसका कितना सच है इस कहानी में ये नहीं, लेकिन मुझे वही लोकलों से सुनने में जो आया कि ये पुल में पत्थर क्यों पड़ते हैं। तो वो फिर क्या होता है, अब क्या हुआ कि वो बाद में ये होता था कि वो पत्थर गिरने के साउंड ना, वो पत्थर गिरते नहीं थे, लेकिन जो पत्थर वो गड्ढों में गिराए गए थे ना, उसके साउंड सुनाई देते हैं। अब लोग जो डर गया वो झसक गया तो वहीं रह गया, और नहीं हुआ तो वो चलता रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। तो ये था, तो उस पर पूरी एक मतलब बड़ी कहानी है। इवन अगर आप देखें तो पुष्पा फिल्म जो आई, पुष्पा में जो दिखाया गया है कि वो चंदन की लकड़ी पानी के रास्ते बहा करके लाता है, वो आइडिया कहाँ से आया है? वो आइडिया पहाड़ से ही आया है। डांसिंग मालदार एक हुआ करते थे, काठगोदाम का नाम काठगोदाम इसीलिए है क्योंकि वहां से लकड़ियां बह के काठगोदाम तक आती थी और वहां इकट्ठा की जाती थी। तो जब मैंने पुष्पा देखी थी तो मैंने कहा अच्छा ये आइडिया तो मतलब हो सकता है वहां भी ऐसा हो, लेकिन पहाड़ी एरिया तो वही है मोस्टली। तो वहां से वो लकड़ियां बह के मतलब रोड के रास्ते लानी मुश्किल है, तो वो गधेरे के रास्ते आती थी लकड़ियां बहा के लाते थे, तो इसलिए हल्द्वानी में काठगोदाम नाम की जगह है। देखो कंतारा का भी हम रिलेट अपने उत्तराखंड से ही करते हैं ना, वो जागर वागर कंतारा। बिल्कुल। अब दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि अभी भी मतलब मैंने जो देखा कि हमारी फिल्में और मैच्योर होनी चाहिए उत्तराखंड की। हाँ, बहुत अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी है, उसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि फिल्मों में पैसा भी अच्छा लग रहा है, और लेकिन जिस तरह कांतारा है तो तब प्रकृति को लेकर के उत्तराखंड नेचर के ही अंदर है पूरा, तो नेचर को लेके इतनी सारी कहानियां हैं हमारे पास, उनके ऊपर एक, और मुझे लगता है वो होगा भी, हर चीज अपना एक सही प्रारूप लेने में टाइम लगाती है,
तो शायद ये वही प्रोसेस है कि अभी हमें और बेहतर कहानियां हमारे पास कहने के लिए बहुत सारी हैं। इससे पहले कोई बाहर वाला कहे, हमें ही कहनी चाहिए, कहनी चाहिए, ज्यादा ऑर्गेनिक हम ही कह पाएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है अक्सर किसी भी राज्य में कोई भी अच्छी स्कीम या अच्छी योजना की शुरुआत होती है ना, तो उसका फायदा अक्सर उस राज्य से बाहर के लोग ले जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आपके जितना सामने होती है ना, आपको नहीं दिखाई देती, हाँ। दूर से ज्यादा दिखाई देती है। जैसे कि चेस खेलने वाले को पता नहीं होता कि सामने वाले की चाल क्या है, लेकिन बगल में खड़ा हुआ आदमी जो है ना, तीसरा आदमी, हाँ। उसे पता होता है ये क्या चाल चल रहा है, ये क्या चाल चल रहा है। हाँ। तो समय रहते अगर हम अपने संसाधन और अपने कहानियों को और बेहतर तरीके से कहें, तो इतनी सारी कहानियां हैं हमारे पास। आपकी जरूरत लगेगी उसमें। आप जिस तरह से डायरेक्शन, आपका जितना अच्छा राइटिंग है, तो मतलब पहाड़ की इतनी स्टोरीज हैं, जैसे कि आपने कहा अभी भी थोड़ी मेच्योरिटी नहीं है वहाँ पर। मतलब पहाड़ की ऐसी कहानियां हैं कि अगर हम आज की डेट में बाहुबली फिल्म को बहुत वो कहते हैं, पहाड़ में आपको 20 तरह की बाहुबली की कहानियां मिल जाएंगी। अगर हम पहाड़ में सिर्फ राजूला मालुसराय को ही एक बहुत सुंदर तरीके से बनाए ना, तो वो बहुत सुंदर कहानी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास जो हम कह सकते हैं। इवन रहस्यमयी कहानियां हैं, और इवन साक्ष्य के साथ हैं, प्रमाण के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप साउथ का सिनेमा क्यों वो कर रहा है, क्योंकि वो अपने रूट को अपने साथ ही वो साथ ही रखता है, साथ रखता है। दूसरा, वो मास के लिए फिल्म बनाता है, लेकिन उसमें क्लास भी रखता है थोड़ी। तो हमारे यहाँ या तो मास फिल्में होती हैं, क्लास फिल्में होती हैं। क्लास फिल्में देखने लोग ज्यादा नहीं जाते, अब जाने लगे। मास फिल्में देखने लोग जाते हैं, और वो इंटरटेनिंग होती हैं, उसमें फेसेस होते हैं। और जो क्लास फिल्में होती है, अब धीरे धीरे अब जैसे कि आप देखें कि ओटीटी ने एक अच्छा परिवर्तन किया था, लेकिन धीरे धीरे अब जो जैसी फिल्मों का थोड़ा सा ये बॉयकॉट और ये सब होना शुरू किया, तो वो स्टार की भीड़ अब ओटीटी में भी आ गई। हाँ। अब जिन्होंने ओटीटी खड़ा किया, वो बेचारे अब कहाँ रह गए? बेचारे तो नहीं कहूंगा, उन्होंने बेहतर काम किया है, लेकिन फिर भी लोग पसंद करते हैं, लोग आम जीवन की कहानियां पसंद करते हैं। अब धीरे धीरे वो दौर आ रहा है कि आप एक सामान्य फेस का आदमी भी मेन हीरो होता आराम है। से, हाँ। नहीं तो पहले सुंदर होने की निशानी गोरा ही माना जाता था, तो अब वो दौर बदल रहा है। आपके उस दौर पे आना चाहूंगी, मुंबई वाले दौर पर, और एक उस पर भी जो आपको फर्स्ट फिल्म मिली थी तलवार, आई थिंक आपकी फर्स्ट थी। तो कैसा, मतलब वो एक मौका आपको मिला, उसके पीछे का क्या एक्सपीरियंस था, और पैटर्न बदला है आपका, पहले थिएटर देन फिर फिल्म, तो कैसा वो पूरा अनुभव रहा? एक्चुअली मेरा पहले थिएटर, फिर म्यूजिकल थिएटर भी रहा है। जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में किंगडम ऑफ ड्रीम्स, तो मैंने लगभग 9 साल वहाँ भी एज एन एक्टर काम किया है। हाँ। तो फिर वहाँ काम करते करते मैं ये हुआ कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स के ज़्यादा, मतलब वो बॉम्बे से भी काफ़ी लोग थे उसमें। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब तलवार जब बन रही थी, जब तलवार का पहला न्यूज़ का आर्टिकल ही आया था, तो मैंने देखा था, तो मैंने कहा कि मतलब कभी कभी ना कुछ चीज़ें ना बन रही होती हैं, मतलब वो आपके साथ सच होने वाली होती हैं। तो जब मैंने तलवार का पहला वो देखा था, पेपर कटिंग देखी थी, पेपर में आया हुआ था, तो मैंने ऐसे ही बोला अपने दोस्त से, यार मैंने कहा इसमें तो हम भी कास्ट हो सकते हैं। मैंने कहा इसमें भी नहीं कास्ट होंगे, इसमें तो हो सकते हैं हम कास्ट। तो मैंने कहा, क्योंकि मुझे पता था उसमें 2 नौकर का और ऐसा कुछ एंगल है पूरा। तो आरुषि डबल मर्डर केस में, आरुषि हेमराज मर्डर केस पे बनी थी वो। तो ऐसे ही जबान से निकल गया, और कहते हैं ना कि आप कभी, आपकी जबान में सरस्वती बैठी होती है, बोलो तो सही बोलो, सही हो जाता है। हाँ वही। तो अब क्या हुआ कि ये बात खत्म हुई, तब मैं केओडी में था। तो झुमरू एक शो था, उसमें मैं हीरो का दोस्त का कैरेक्टर करता था। तो वहाँ मेरा एक दोस्त था, अब वो भी मुंबई में है, हिमांक। तो एक दिन अचानक हिमांक का मेरे पास फोन आया। हिमांक कह रहा, जसपाल भाई ऑडिशन देने चलोगे? तो मैंने कहा कहाँ? तो वो कहने लगा नेहरू प्लेस के पास में है, ऑडिशन है, और चलो आप। तो मैंने कहा चलो। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ, मतलब ऑडिशन वगैरह देने के मामले में। तो अभी भी मेरे पास, मतलब अभी रिसेंट की बड़ी बड़ी सीरीज नाम नहीं लेता हूँ, ऑडिशन आए मैं बना के ही नहीं भेज पाया।
मतलब ये भी कह लीजिए कि अपनी हाँ, शूटिंगों में इतना व्यस्त रह हाँ, जाते हैं कि हाँ, खाली होने के बाद क्या डीओपी से बोलूं कि यार ऑडिशन बना दे मेरा, फिर वो हाँ, उस तरह की परफॉर्म भी ना कर पाऊं। तो जो हुँ, ऑडिशन भेजो तो परफेक्ट भेजो। तो अब क्या हुआ, मैं और हिमांक गए वहाँ, तो वहाँ गए तो पता लगा कि उन्होंने मुझे कहा कि ये ऐसे ऐसे आपको ये कैरेक्टर है ये वो। तो मैंने कहा पिक्चर कौन सी? तो कहते हैं, उन्होंने कहा अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो वहाँ तरन बजाज बहुत अच्छा दोस्त है, भाई है अपने। तो तरन बजाज कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो हनीत रेहान ने उसकी कास्टिंग करी, तरन बजाज तो उनके असिस्टेंट थे। तो एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर थे उनके। तो अब वो उन्होंने बताया तो मुझे लग गया आइडिया कि ये खुखरी मारने वाला और ये सब जो हो रहा है ये कुछ वैसा सही है। हाँ, फिर मैंने उनसे खुद ही बोला, मैंने कहा ये है। तो कहते हैं हाँ आपको कैसे पता? मैंने कहा वो मैंने ऐसे ऐसे न्यूज़ पढ़ी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर ऑडिशन दिया, ऑडिशन क्रैक हो गया। ऑडिशन क्रैक हुआ तो फिर उसके बाद अ, करते रहे। मतलब ये थी कि मेरे जो इच्छा थी इरफान खान के साथ काम हाँ, मैं करने की, ये कहती कि स्वर्गीय इरफान गोविंदा और खान मिथुन साहब। के बाद जहाँ हमने पढ़ा था कि गोविंदा और मिथुन के बाद जिससे आप इंस्पायर हुए इरफान खान से, तो इरफान खान के साथ काम कैसा रहा, मुलाकात कैसी रही पूरी? वो तो मैंने उस पर एक वो लिखा था, पूरा आर्टिकल लिखा था मैंने, मतलब एक पूरा लेख लिखा था मैंने हुँ, कि कैसे, मतलब आप मतलब वो बहुत अच्छा लेख है वो। कभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल, तो वो था ऐसा कि जैसे कि आप कल किसी को आई लव यू कहने वाले हैं, तो आप पूरी मेहनत हिम्मत सब कुछ करेंगे। तो हाँ, वैसा ही वो होटल की रात थी जब मेरे को अगले दिन मुझे पता लगा था कि मतलब अगले दिन मेरा इरफान सर के साथ सीन है। तो रात को नींद नहीं आई। फिर सोचता रहा कि ये कहूँगा वो कहूँगा वो कहूँगा, ऐसा कहूँगा वैसा कहूँगा। बहुत सारी चीज़ें सोची थी। जब सीन हुआ तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही मेरी पीठ पे हाथ मार के बोला था बहुत अच्छा किया बेटा। मैंने कहा थैंक यू। फिर मैं बाहर जाके रोया था। मैं रोना बड़ी जल्दी आता है, इमोशनल बहुत हूँ मैं। फिर मैं किनारे जाके बड़ी देर तक रोया हुआ था कि चलो यार आपका काम मतलब बहुत तारीफ कर रहे हैं जिनको हुँ, आप एडमायर करते हैं। फिर उसके बाद हिंदी मीडियम करी थी। तो हिंदी मीडियम में तो ये था कि अ, मतलब मैंने उसका ऑडिशन दिया था और मुझे उसके लॉक होने की कोई खबर नहीं आई थी कि मैं लॉक हो गया हूँ या मैं कैरेक्टर हुँ, कर रहा हूँ। हुँ, तो एक दिन अचानक सवेरे सवेरे फ़ोन आया कि आप सेट पे नहीं पहुँचे। तो मैंने कहा कौन बोल रहा है? मैं हिंदी मीडियम के सेट से बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैंने ऑडिशन दिया था लेकिन तुम्हारा लॉक होने का कोई कॉल वॉल नहीं आया। कहते हैं अरे आप लॉक हो गए थे, आप से बात नहीं हुई किसी की? मैंने कहा मेरी तो कॉस्ट्यूम भी तो होती है कि हाँ, कॉस्ट्यूम के मेजरमेंट भी तो देना होता है। हाँ, कहते हैं नहीं नहीं आप फिर आप सेट पे पहुंचो। तो फिर डायरेक्टर जो थे उन्होंने ही सीधे फ़ोन लेकर के कहा कि यशपाल तुम्हें कितना टाइम लगेगा संगम विहार आने में? तो मैंने हुँ, कहा सर 2 घंटे कम से कम लगेंगे। तो कहने के आ जाओ। हुँ, तो फिर मैं संगम विहार पहुंचा। तो वहाँ पहुंचा तो पता लगा कि शायद किसी रीजन की वजह से उन्होंने किसी और एक्टर को लिया था, लेकिन डायरेक्टर साहब ने बोला कि मैंने तो उसे लॉक किया था, वो क्यों नहीं है? अच्छा, फिर वो फ़ोन ऑन आ गया। तो फिर हाँ, तो वहाँ इरफान खान साहब ने मुझे खुद ऐसे पहचान के कहा अरे कैसे हो हुँ, ये वो। हुँ, तो दोबारा वो मिला। फिर उसके बाद कई फ़िल्में उसके बाद तो फ़िल्मों की लाइन। उसके बाद काफ़ी फिल्में करी। कुछ हुँ, फिल्में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं कर पाया। हुँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी, मतलब चलता रहा। फिर हुँ, मतलब ये है कि लॉकडाउन तक मैं जब लॉकडाउन लगा था तब तक हुँ, मैं एक फिल्म लिख भी रहा था। वो आधी लिख दी थी। हुँ, उसको लंदन से कोई प्रोड्यूस कर रहा था। तो वो लॉकडाउन के चक्कर से वो भी बंद हो गई। फिर मैं हुँ, आ गया, फिर यहाँ आया। फिर मैंने एक सीरीज लिखी थी, वो शूट हो चुकी है। हुँ, तो अभी आनी है वो। और एक हुँ, फिल्म लिखी थी एक फिल्म लिखी थी वो भी बिक गई थी। तो वो भी हुँ, अभी तक बनी नहीं है। तो हुँ, 2-3 प्रोजेक्ट मैंने लिख के, वो तब लॉकडाउन में मैं घर पे बैठ के सिर्फ लिख रहा था। हुँ, फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है शबाहत। तो उसने बोला कि मैंने नज़र बट्टू ज्वाइन किया है एज डायरेक्टर, जसपाल भाई हुँ, अगर आप लिखना चाहते हो इनके लिए तो आप आ जाओ। हुँ, तो फिर मैं 2-3 बार ना नुकुर करके यही अपना जो यही वाला ऑफिस जो है, हुँ, तो यहाँ आया। फिर यहाँ मुलाकात वगैरह हुई तो फिर यहाँ ज्वाइन किया मैंने। फिर ये हुआ कि जितनी जो जो कहानियाँ थी, हुँ, चीज़ें थी कि मतलब मेरा पहला टर्म यही होता है कि कंटेंट फैमिली होना चाहिए, हुँ, फैमिली कंटेंट हुँ, होना चाहिए ताकि लोग विदाउट हेडफोन बिल्कुल, और परिवार के साथ बैठ के देख सकें। फिर मैंने यहाँ फिर कहानियाँ लिखनी शुरू करी। एज राइटर ज्वाइन किया था और राइटर से कब एक्टर हो गया। फिर एक्टिंग भी करने लग गया। फिर पहला वीडियो किया वो 50, दूसरा वीडियो
हाँ दूसरा वीडियो था। हाँ पहला वीडियो एक किया था, वो वायरल हो गया था बहुत गंदे तरह से, इंडियन इन क्लिनिक, जिसमें मरीज बना था। फिर एक वीडियो किया था, वो 50 मिलियन से क्रॉस कर गया था। फिर इनको भी उसके बाद तो गिनती आई इनको भी नहीं। लगा कि यार ये बंदा तो ठीक है ना, ये बंदा तो ठीक है। फिर एक वीडियो किया था रोटी की कीमत, वो 117 मिलियन हो गया था। तो फिर गाड़ी चल पड़ी। काम का बंदा लगा तो मैं तो मैं फिर वो हो गया। फिर अब ये है कि अब तो इतनी कहानियां लिख दी हैं कि मुझे खुद याद नहीं रहता। मुझे कई बार लोग मिलते हैं, कहते हैं आपको याद नहीं रहता, लेकिन दर्शकों को याद हाँ, रहता है। आपकी एक एक कहानी सबको जैसे याद है। कुछ कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मेरे जो दिमाग में बिल्कुल बसी हुई हैं, लेकिन कई बार मतलब बहुत बार तो नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं आप वो बने थे। फिर मैं सोचूं बेटे किसने बना था, किसने बना था, किसने बना था। या तो वो बता नहीं पाते ढंग से, हाँ उन्हें हाँ भी हाँ। याद तो होता है। जैसे जैसे मुझे मोस्टली मिलते हैं तो कहते हैं आपका सिक्का भाई, वो याद रहता लोगों को। 2 ही एपिसोड की थे लेकिन वो याद है लोगों को। फिर उसके बाद एक जूस वाली वीडियो की थी, जिसमें जूस वाला बना था। वो वीडियो इमोशनल वीडियो था, तो उसको देख के बहुत लोग रोए थे। तो दो को कनेक्ट किया था। तो वो वीडियो आज भी, मतलब 3 साल बाद भी लोग मुझे मिलते हैं, और वो जूस वाला वीडियो आपका बहुत एक पेटीएम फ्रॉड का वीडियो किया था, वो वीडियो लोगों को बहुत याद रहता है। पलायन वाला भी आपको बहुत अच्छा पलायन लगा, वाला बहुत वीडियो। बहुत अच्छा। पलायन का तो ये था कि मुझसे पहाड़ से सबने कहा कि पलायन पर वीडियो बनाओ। मैंने कहा यार मैं तो खुद पलायन करके यहाँ आया हुआ हूँ, है ना, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो लोग तो मुझे कहेंगे कि तुम खुद दिल्ली में बैठे हो और बोल रहे हो कि पलायन नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा, मैं जब देहरादून गया तब मैंने वो वीडियो बनाया पलायन का। कि रिवर्स हाँ, पलायन। लेकिन वही है कि जो आप सोचते हो वैसा अगर हो जाए तो फिर जीवन में असफलता नाम की चीज ही ना हो। तो और असफलता ही है जो सिखाती है आपको। तो कहते हैं कि आपका सबसे अच्छा टीचर वो व्यक्ति होता है जिसने आपके साथ धोखा किया हो। सिखाता है। हाँ, अच्छे दोस्त क्या, अच्छे दोस्त के साथ तो अच्छा ही सीखोगे, लेकिन जो आप नेगेटिविटी से सीखते हो ना, किसी के खराब करने की वजह से जो आप सीखते हो, वो ज्यादा सीखते हो। अच्छा, बिल्कुल। तो पलायन फिर हो गया मेरा। तो आगे यहाँ तो, लेकिन ये है कि अब मैंने ये सोचा हुआ है कि अब ऐसा करूँगा कि मतलब निकलूँगा हल्द्वानी की तरफ से, एक थोड़ी यात्रा करूँगा कुमाऊँ की पूरी, गढ़वालों की, मतलब ऐसे अभी हमने प्लान करा हुआ है कि हम कुछ कुछ कहानियाँ करने निकलते रहेंगे पहाड़ों की तरफ को। तो ये सोच रखा है, तो मतलब जो करना है। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा। बस ये एक अब आखिरी में बता दीजिए, अब आगे क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा आपके जरिए? कौन कौन सी ऐसी कहानियां होंगी, किस तरह की होंगी, और आपका क्या मोटो रहेगा? अभी एक वेब सीरीज प्लान करी है मैंने, जिसके लिए मैंने सारा कुछ वो कर लिया है, मतलब लिखी हुई है, और मतलब प्रोड्यूसर सब फाइनल कर दिए हैं उसके। तो वो अब वो उसमें बहुत अलग दिखाई दूंगा, और वो कहानी भी बहुत ही रूट की कहानी है और अच्छी कहानी है। तो उम्मीद है वो पसंद आएगी, और नए साल की शुरुआत उसी को शूट करके शुरू करूँगा। तो बाकी कहानियाँ तो ये है कि डेली एक नई कहानी, तो चाहे वो एंटरटेनिंग हो, इंटरटेनमेंट हो उसमें, चाहे उसमें सामाजिक संदेश हो, या फिर कुछ शरारतें हो, तो ऐसी कहानियां तो डेली, मतलब वही है कि एक कहानी तो डेली लिखता ही हूँ। कोशिश करता हूँ एक कहानी डेली लिखूं। अभी एक जैसे आपने देखा होगा कि एक मोबाइल शॉप की सीरीज होती है जिसमें वाइफ और हस्बैंड आते हैं और मोबाइल शॉप, तो उसके कुछ एपिसोड्स, 2 एपिसोड उसके शूट करे अभी। तो परसों ही करे थे। तो वही है कि हमारे जीवन में नोक झोंक जो है ना, वही इंटरटेनिंग है। एक्चुअली हम चुगली पसंद लोग हैं। हमें चुगली करना पसंद लगता है, इसलिए आप देखते होंगे सारे रियलिटी शो जो आते हैं उसमें चुगलियाँ ही ज्यादा पसंद आती है, या सास बहू के ड्रामे जो देखते थे हम, वो चुगलियाँ। तो हमारे मतलब जब मोबाइल नहीं था, जब इतना टीवी नहीं था, तो क्या होता था, इस घर में जाके उस घर में जाके गॉसिप करिए, बातें करिए, पति पत्नी की बातें, या पति पतियों की बातें, या पत्नी पति की बातें, सास बहू की बातें। भाई यही है, ये एंटरटेनमेंट था हमारा। आज वो डिजिटल में आ गया, आज वो उसमें आ गया, यही चलता है। अब वही पुरानी चीजें जो आप पहले कहते थे रिक्रिएट, अब इस तरीके से होती है। चीजें नहीं बदलती, तरीके बदलते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज बताओ, आप लिखते हो तो क्या चीज ध्यान में रहती है, और
एक होता है ना कि मेरे को एक कान चाहिए, कुछ लोगों का होता है कि नहीं मैं सुबह ही लिखता हूँ, कुछ लोगों का होता है कि जब स्टोरी आ जाए फोन में टाइप कर दिया। आपका कैसा है लिखने मेरी का? लिखने की कहानी ना बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं कि वो अपनी प्रेमिका को देखकर लिखना सीखे, लोग कहते हैं वो फलाने राइटर को देख के लिखना शुरू शुरू किया उन्होंने, या लोग कहते हैं कि उनका मन था वो जर्नल लिखते थे और वो राइटर बन गए। मेरे को राइटर बनाने के पीछे एक कन खजूरे का हाथ है। तो ये बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कन खजूरा होता है ना, जो देखा होगा, तो हाँ। उससे मुझे बहुत डर लगता है। मतलब ओह! है ना, तो क्या था कि मैं जिस रूम में रहता था, तो वो रूम जो था सस्ता रूम था, तो अब वो क्या करा जाए, तो उसमें बेड नहीं था। हम्म। तो अब वो होता था कि मैं और जमीन में सोता था। तो अब वो एक दिन मुझे वो कन खजूरा दिख गया और मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा अरे, अब अच्छा मैं इतना कि उसे मारा नहीं, है ना, और बुरा वो इतना मुझे लग रहा है कि मेरे को नहीं, मैं सो नहीं सकता अब। तो अब क्या होता था कि मैं क्या करूं, तो फिर मैं तब कविताएं लिखता था। फिर मैंने कहानियां लिखनी शुरू करी। तो मैंने कम से कम 150 कहानियां लिखी हैं, जो अब मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने उसको हाथ के लिखी हुई को कंप्यूटर पर टाइप किया है, और उन कहानियों में से बहुत कहानियों पर वीडियो बने हैं। हाँ। जैसे बाला मजामतगर का वीडियो, कुछ वीडियो उसमें है, और ये स्कूल डेज वाली कहानियों के वीडियो हाँ। उससे हैं, हाँ। और कई कहानियां हैं जो उस उनसे आई हैं। तो वो कनखजूरा क्या होता था, वो मुझे नहीं पता कनखजूरे का लाइफ स्पैन कितना होता है, हाँ। लेकिन वो ससुरा दिखता ही था मुझे। हाँ। अब वो कभी इधर दिख रहा, कभी उधर दिख रहा, जिस दिन नहीं दिख रहा मैं उसे ढूंढ रहा होता था कहाँ गया, है ना। एक दिन क्या हुआ कि एक दोस्त का बर्थडे बर्थडे था, तो थोड़ा क्या नाम कहते हैं मूड में थे, तो उस दिन तो मैं लेट गया। जैसे ही लेटा तो मुझे यहाँ पर कुछ चलता हुआ फील हुआ, देखा तो यहाँ था। तो बस उसके बाद ओह! से फिर मैंने कहा वो तो वही इंस्पिरेशन है मेरी लिखने की। तो उसने, कहाँ से कहाँ पहुँचा दे कान हाँ खजूरे। हाँ, और वो पता नहीं ऐसा लगता है, ऐसा था कि जैसे मतलब अगर वो उसका लाइफ स्पेन अगर 10 दिन का या 12 दिन का होता था, तो वो मरने से पहले शायद दूसरे वाले से कह जाता होगा कि इसको परेशान इस कर। कमरे में आना है तुझे डेली। अब हाँ। दिक्कत ये थी कि लाइट जलाओ तो मकान मालिक हल्ला मचाता था, 20 रुपए बल्ब के लगते थे अलग से। हम्म। तो कहता था तुम्हारी रात भर लाइट जलती रहती है। तो फिर मैं कहता था, मैं अंकल मैं लिखता हूँ ना। क्या लिखते हो तुम? मैंने कहा अंकल मैं नाटक लिखता हूँ। क्या नाटक करते हो यार तुम, क्या किराया तुम्हारा टाइम से आता नहीं है? मैंने कहा नहीं अंकल, टाइम से आ जाएगा, मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो कहते ठीक है लिखो लिखो। फिर वो, तो मैं फिर स्ट्रीट प्ले लिखता था, तो 2-3 हज़ार रुपये उसके मिल जाते थे। तो 800 रुपये किराया था कमरे का, तो 820 रुपये 20 रुपये बल्ब के देने होते थे। तो ऐसे चलता था। तो वो कन खजूरा जो है वो काफी योगदान है राइटर बनने का उसका। बढ़िया बढ़िया। हाँ। मतलब सही है, कोई ना कोई होता है ना, कहते हैं कि इंस्पिरेशन, ये कुछ इंस्पिरेशन थी या मतलब कमी थी, ये समय की कमजोरी। हाँ, मतलब वो कह लीजिए कि आप अपने डर को कैसे जीते। हाँ। अब अच्छाई ये थी ना कि उसको मारने का मन भी नहीं करता था, कि अगर उसे मार दूं तो बेचारा वो, अब एक तो पहाड़ में ये भी बहुत सारा है ना, पहाड़ में हाँ। मान्यताएं इतनी है कि अगर आपने हाँ। सांप मार दिया तो नागिन बदला लेने आएगी। हाँ। तो ना कहीं खजुरा मार दिया तो कन खजुरनी बदला लेने आ गई, तो है ना। अभी कुछ समय पहले, अभी भी वो जब देहरादून में था मैं, तो देहरादून में ऐसी मैंने एक दिन एक ऐसी वीडियो वो कर रहा था, तो पता लगा, एक वीडियो देखा, वो पॉट में से सांप बाहर आ रहा है। देखा वो हाँ। वीडियो हाँ। आपने? हाँ, वो बरसात के टाइम पे हाँ देहरादून में अक्सर मतलब पहाड़ों में उस तरफ हाँ। के एरिया में तो ज्यादा आते हैं। उसके बाद से वो मतलब वो डर बैठ गया था वहां। और फिर एक और था कहानी, एक और थी, मेरे पास बीगल है, कोको। तो वो जो है, तो क्या नाम कहते हैं, हमारे घर से थोड़ा आगे की बात है जहाँ देहरादून में था, तो उनका कुत्ता था, पमेरियन था शायद। तो बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने उसके पोस्टर वोस्टर लगाए थे, नहीं मिल रहा है कुत्ता। हम्म। तो पता लगा उनके घर के पीछे अजगर उस कुत्ते को निगल के ना मजे से लेटा हुआ था। और मेरे घर के, जहाँ मैं रह रहा था, मेरे घर के पीछे भी अच्छा खासा लॉन एरिया था। तो ओ। फिर हमने कोको को बाहर, मेरे बच्चे जो है जिया कबीर, उन्होंने हल्ला मचा दिया कि पापा ये हम कोको को बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ। तो ये वाला मामला। फिर उसके कुछ दिन पहले सामने माता वाला बाग था, वहां सांप दिख गया मुझे। तो बच्चे तो एकदम से गूगल करते हैं ना, तो कहते देहरादून में तो हाँ। सांप बहुत होते हैं। हाँ, ये बरसातों के मौसम में इस हाँ, तरह की चीजें आ ही जाती हैं। वही है जीवन। अब यही चीज है कि जब हम छोटे थे तब ये सोच में भी नहीं था ना
जब स्कूल जाते थे आते थे सोच में भी नहीं था कि रास्ते में सांप दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। लेकिन अब जितना आप गूगल और इंटरनेट और ये सब चीजें ना, अब आपके डर ज्यादा बढ़ गए। अच्छा, एक चीज बताओ, कितना इजी अभी आपको लगता है ये डिजिटल होने के बाद, गूगल होने के बाद, और उस टाइम पे आपको कितना इजी लगता था कि इस तरह की इस फॉर्म में आप जा पा रहे हैं, इजी भी हो रहा है, स्ट्रगल नहीं हो रहा? अब वो स्ट्रगल रहा ही नहीं। जब आप ज्यादा सुखी तभी होते हैं जब आप कम समझदार होते हैं। जब आप ज्यादा समझदार हो जाते हैं ना तो आप ज्यादा दुखी होते हैं। तो कम समझदार होना ही ज्यादा अच्छा है। कि देखिए, गिलास पूरा भरा होगा तो छलकेगा, थोड़ा स्पेस रहना चाहिए। हाँ। तो उतना ही ना हमारे जीवन में भी रहना चाहिए कि हम तब ज्यादा खुश थे जब हमें कम चीजें पता थी। आज जिस चीज को नंबर दे दिया गया ना, जिस चीज में नंबर, जिस चीज का मतलब आकलन हो गया कि ये नंबर है, इतना डिजिट, जिस चीज में डिजिट डल गए, चाहे वो संबंधों में हो, बिजनेस में हो, जिसमें भी हो, जहाँ डिजिट आ जाते हैं ना वहाँ चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। कि आप देखिए कि पहले हमें पता नहीं था कि बीपी 120 80 होता है तो वो नॉर्मल होता है। पहले 130 90 जो था वो नॉर्मल था। फिर अचानक से एक क्रांति आई, उसमें पता लगा कि 120 और 90 होगा अब। जब तक हमें ये पता नहीं था ना तब तक हम ठीक थे। आज हमारे पास घर पे, पहले डॉक्टर के पास मशीन थी, वो देखता था, वो बताता भी नहीं था। वो कहता था कि डॉक्टर कहता था आपका बीपी बढ़ा हुआ है, अच्छा, उन्होंने दवाई दी, आपने खा ली। आज डॉक्टर कहता है आपका बीपी तो 140 हो गया है। अब जैसे ही 140 आया ना तो आप कहोगे नॉर्मल क्या होता है, तो 120 20 बढ़ गया। अब आप नंबर के खेल में फंस गए उस दिन। तो नंबर जहाँ आते हैं ना वहाँ आप परेशान हैं। तो सबसे बढ़िया खुशी तभी, वही नंबर, चाहे आप पैसे के तौर पे कह लीजिए, अब जिस चीज में भी कह लीजिए, जहाँ नंबर लगा वहाँ गए। अब पहले क्या होता था, बच्चा पास हो गया, फिर वह बच्चा, हमारा बच्चा तो 99% लाया है, वहीं से 98% से नीचे वाले बच्चों की ऐसी तैसी होनी शुरू हो गई है ना। तो वही चीज है। पहले क्या होता था कि हम साइकिल से निकलते थे कि हमें फलाने के घर जाना है, आज हो गया 4 किलोमीटर तो है यार, स्कूटर से चलते हैं। अब वो 4 आ गया ना, तो अब वो भी खराब हो गया। नहीं तो पहले कहाँ कौन कहता था कि हम मालाकोट जा रहे हैं अपने, कि कोई कहता था कि 200 किलोमीटर दूर है और वो गधेरा उतर के फिर पहाड़ चढ़ के। आज आप चाहे केदारनाथ धाम की कह लीजिए, बद्रीनाथ धाम की कह लीजिए, या किसी भी देवभूमि में, लोग पूछते कितने किलोमीटर है यहाँ से। अरे जब तुम्हें जाना है तो जाओ ना, ये सोच के क्यों जा रहे हो, इतना किलोमीटर है। आज हमने मेजर करना शुरू कर दिया, वो चीज खराब है। नहीं, मैं भी अपना एक शेयर करूँ, हमारा जैसा मुकोट था वो भी ऐसी था। आप पहाड़ी से जा रहे हो, फिर आपको गधेरा मिल रहा है, देन फिर पहाड़ चढ़ रहे हो, फिर एक और पहाड़ चढ़ रहे हो। वो सुबह से लेके रात का जो सफर था ना, मतलब मेमोरेबल होता था। और हर गर्मी की छुट्टी हमारी ये होती थी, वहां तो जाना है, क्योंकि वो एकदम एडवेंचरस, इंजॉय करते जाते थे। अब क्योंकि सड़कें वहां पर पहुंच गई हैं, तो मतलब सुबह गए, शाम को मिल मिला के आ गए। नहीं तो वो सर सुबह से लेके शाम आप पहुंच रहे हो, फिर 2-3 दिन बिता रहे हो, तो वो एक अलग समय था। थोड़ी लापरवाही भी बहुत जरूरी होती है। आज हम अपना स्केड्यूल ऐसा बनाने लग गए ना कि अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे, और अगले पल की हमें खबर नहीं। तो थोड़ी सी लापरवाही या थोड़ी सी थोड़ी सी कम समझदारी होना भी अच्छी बात है। कि बहुत, और आप देखेंगे कि मोस्टली अभिनय में, अगर आप देखेंगे कि क्रिएटिव लाइन में जो लोग काम कर रहे हैं, मोस्टली लोग वो कहीं ना कहीं इन चीजों से फेलियर थे। उनको आलसी कहा गया, उनको कहा गया पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता, उनको कहा गया कि ये रिश्तेदारी निभाने में फेल आदमी है, ये गैर जिम्मेदार है। लेकिन वो लापरवाही ही वो जो है, वो व्यवस्थित रह करके ना आप 9 से 5 की जॉब कर सकते हो, क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। थोड़ा सा अव्यवस्थितता होना जरूरी है लाइफ में, और ये सबकी होना जरूरी है। फिर एंड ऑफ द डे आदमी क्या कहेगा, यही शिकायत करता है कि अपने लिए तो जी नहीं पाया मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे लिए करता रहा। यही शिकायत तो करता है आदमी। वो अपने लिए नहीं जी पाया, कि जो पूरा वो कहानी है ना, वो यही है कि थोड़ा अव्यवस्थित होना भी जरूरी है। कि क्योंकि आपने मुंबई और दिल्ली दोनों जिया हुआ है, एक एक्टर की लाइफ के तौर पर या स्ट्रगलर की टाइप पे कर लीजिए, आपको क्या मतलब डिफरेंस लगता है? क्या अच्छा, क्या मतलब क्या चेंजेस है दिल्ली और अगर कंपैरिजन मुंबई के हम करें, क्या सही क्या गलत? मतलब दिल्ली कहा जाए तो दिल्ली में अब तो चीजें बहुत अलग हो गई है। पहले दिल्ली लोग आते थे कि हम यहाँ कुछ समय तक थिएटर करेंगे,
और थोड़ा पक्के हो जाएंगे तो फिर मुंबई की तरफ जाएंगे। अब ये हो जाता है कि अ, अब ऐसा है कि एक्टर अंदर से बाद में बनता है, बाहर से पहले बन जाता है आदमी। तो कहता है अब तो बॉम्बे ही जाके करूँगा सीधा, है ना। तो इसलिए हमारी फील्ड में असफलता का रेशियो भी जो कहा जाता है वो ठीक ठाक होता है, क्योंकि हमारे हम बहुत जल्दी हम ग्लैमर ग्लैमर को देख के जाते हैं। मतलब अगर आप देखें तो एक अच्छा वर्ग जो है, एक बड़ा वर्ग एक्टरों का, वो जिनको देख के एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है ना, वो वो उस लेवल का है ही नहीं, ना लुक वाइज ना वेल्थ वाइज, है ना। अब अगर मैं सोचूं कि मैं मतलब मैं शाहरुख खान साहब को देख के एक्टिंग करना शुरू किया, अगर मैं ये कहूँ तो मैं कैसे हो सकता हूँ वैसा। मतलब अभी की डेट में कहूँ, अब लोग उनके पुराने फोटो लगा देंगे, वो हाँ। पहले तो वो भी ऐसे ही दिखते थे, हम्म। है ना। हाँ। यही है अब तरीका। अब क्या है, अब लोगों को थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पता लगी है कि हाँ यार थोड़ा सा एक्टिंग पे काम करना जरूरी है, थोड़ा चीज़ों को वो करना जरूरी है। नहीं तो अभी तो मैंने कुछ ऑडिशन ऐसे भी मुंबई में जाके दिए कि जो बंदा मेरा ऑडिशन दे रहा है वो भी एक्टर बनना चाहता है, और वो मुझे बता रहा है ऐसे करिए। तो मैंने कहा यार तुम अच्छा कर रहे हो। हाँ। तो कहता है नहीं सर आपको बुलाया है ना तो आप करोगे। तो मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से मैं ये बेटर कर रहा हूँ, तो इसी को थोड़ा इसी को देख हाँ। लो। हाँ। तो अब मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले तो ये है कि अगर आप अभिनेता है ना तो आपको अपने क्राफ्ट पे यकीन करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो पहले तो सही होना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि कोई भ्रम पाल के यकीन करना, सही चीज़ पे काम करिए और अपने आप को बेटर बना। जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। अब क्या है कि मैंने काम ठीक ठाक काम किया, मैंने वेब सीरीज भी करी, ऐड किए, फिल्म करी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे लगा कि कुछ और अच्छा आए तो करूँ, अगर फिर वही उसी तरह का है तो फिर कोई नहीं। तो फिर जब मैं इस तरफ आया तो मैंने कहा कि मेन चीज़ तो दर्शक हैं, बिल्कुल। आपको लोग देखने वाले होने चाहिए। तो आप काम तो कहीं भी रह के बेहतर काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने जितना चीज़ें जो मेरे कहानियाँ थी तो मैंने कहा यहाँ बनाते हैं। हाँ। तो जितना लोगों ने पहचानना और जानना यहाँ से शुरू किया, मतलब शॉर्ट वीडियोस से और इन कहानियों से, उतना उससे नहीं हुआ था। हंसी आ गई। तो ये है कि अब दौर ऐसा है कि पहले भी यही था कि सर्वे सर्वा दर्शक होता है, कि वो अगर आपको देख रहा है, वो आपको पसंद कर रहा है, तो आप कहीं भी हैं वो आपको ढूंढ लेगा। तो पहले ये था कि आपको देखने के लिए पिक्चर हॉल में जाना पड़ता था, हाँ। और फिर उसी पिक्चर को टीवी पे आने के लिए वेट करना पड़ता था, 3-4 साल लग जाते हाँ। थे। तो अब दूसरा है, अब तो ये है कि पिक्चर हॉल में बाद में लगती है, वो पायरेटेड फोन में वर्जन पहले आ पहले आ जाती जाता है। है। लिंक उसकी पहले हाँ, डिस्ट्रीब्यूट। तो अब हम कम से कम ये, अब हमारे साथ भी होता है, हमारी कहानियां चोरी होती हैं। मतलब अभी मैंने एक स्टोरी डायरेक्ट करी थी, तो वो 2 दिन बाद किसी दूसरे ने सेम स्टोरी बना दी। तो हमने कुछ कहा भी नहीं, हम क्या कहेंगे, मैंने कहा बना लो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। तो मेरी बहुत सारी कहानियां ऐसे उठ गई, या फिर कुछ तो इतने समझदार होते हैं वो वीडियो ही उठा लेते हैं पूरा। वो वीडियो उठा के अपने पेज पर डाल देते हैं और फिर बोलते हैं भैया इससे कुछ मोनेटाइजेशन नहीं आई हमें। तो भाई चोरी करी तूने वीडियो, और वो पूछ भी रहा है। एक ने मुझे मैसेज किया था, कहता भैया मैं बहुत दिनों से वीडियोस डाल रहा हूँ और कुछ आ नहीं रहा है मेरे पास। तो मैंने कहा कहाँ डाल रहे हो वीडियो? तो कहता है मैं लिंक भेजता हूँ। लिंक भेजा, सारे मेरे वीडियो थे। तो मैंने कहा आएंगे कुछ दिनों बाद से आना शुरू हो जाएंगे। तो उसका पेज ही खराब हो गया होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। मतलब जितना हम मतलब फ़ोन में देखते थे आपको वीडियोस के ज़रिए, मज़ा उस टाइम पे भी आता था, गुदगुदाते थे हम, लेकिन आज भी बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा हमारे साथ, ये तो बता दो आप। अरे बहुत अच्छा लगा। बस ये है कि मतलब आपसे यूका में मिले थे हम। हाँ। हाँ, तो यूका में मुलाकात हुई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड को लेकर काम कर रहे हैं। मेरी कोई भी आवश्यकता आपको पड़े तो मुझे बता दीजिएगा आप। बिल्कुल। और बस उसकी एवज में मुझे कुमाऊनी बोलना दोबारा सिखा दीजिएगा। पक्का, मुझे कुमाऊनी बोलने भी आती है, और मैं तो आपको इनवाइट भी कर रही हूँ। भटकी चुरकानी में बहुत अच्छे बनाती हूँ, अगर आप आए तो वेलकम है हमारे घर में। आप, मैं पक्का पूरा ठेठ देसी जो हमारा वो होता है ना पहाड़ी व्यंजन, वो बना के पक्का पक्का खिलाऊंगी। पक्का।
तो भाई बहुत मजा आया जसपाल दाजू के साथ। अब मैं दाजू बोलूंगी आपको, ठीक है ना? तो इनके साथ बहुत मजा आया आज के इस पॉडकास्ट में, और पूरी बातें हुई हैं पहाड़ की, इनके स्ट्रगल्स के दिन की, हल्द्वानी की यादों की। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और राय शुमारी को आप इसी तरह से प्यार देते रहिए। इससे अच्छे अच्छे और पॉडकास्ट हम आपके बीच लाएंगे। और आज के इस पॉडकास्ट को लेकर कुछ स्पेशल कमेंट भी आपको करना है, जसपाल जी तक मैं इसको पहुंचाऊंगी, तो आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ अगर हमारे दर्शकों से कहना चाहे तो। बस ऐसे ही सहयोग और सपोर्ट कीजिए। आपने उत्तराखंड का चैनल है और अपने लोगों का है, तो मेन चीज़ वही होती है कि हम जब एक साथ होते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।